हवै मंगलम। मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, फेसबुक लाइव नहीं किया। राजेश, तुम फेसबुक लाइव करोगे क्या? एक मिनट। 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे। चलो मैं करता हूँ, मुझे लॉगिन। हाँ 1 मिनट में करता हूँ। सबसे माफी चाहूंगा 1 मिनट के लिए। क्या वो सलील जी? अरे फेसबुक लाइव करना था, वो रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। राजेश कर रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ कैसे, मतलब उसमें मोड में लास्ट में नीचे मोड में 3 बटन है, 3 बटन को दबा। यार है ना। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। आप हाँ एक बार आप ही देखिए ना। मुझे एक बार पासवर्ड वगैरह वापस भेजना ना। तुम एडमिट करते रहो भाई साहब। बाबू साहब जो तो आप कुछ बोलते रहो। हाँ हाँ, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देखिए, ये वैसे तो इस कोरोना काल में हम सबका रूबरू होना, आपस में मिलना एक दुर्लभ चीज हो गई है। लेकिन ये जूम ऐप के द्वारा हम सभी, ऐसा लग रहा है कि एक साथ में कहीं बैठे हैं, एक साथ में कहीं मीटिंग कर रहे हैं, या अपने पारिवारिक जनों से, अपने स्नेही जनों से, स्वजनों से मिलकर अपने आप लोगों, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। और ये लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं दूर बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ बैठा। लेकिन इस ऐप के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। और हमारे जो आधुनिक तकनीक के लोग हैं, जैसे भाई सलील है, राजेश चौधरी है, और हमारे यंगस्टर जो है, इसका भरपूर उपयोग कर रहा है। आज बात यह है कि हमें भी इस तरह की तकनीक सीख कर किस तरह से आगे बढ़ना। एक बात तो ये तो प्रेरणा देती है। और आज अवसर है आमेट की प्रतिभाओं से मिलने का। आमेट की, वैसे मेवाड़ में अगर कोई कहे कि हम आमेट से हैं, तो सचमुच अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ के संस्कार, जहाँ की संस्कृति बहुत ही बड़ा उच्च कोटि की वहाँ की संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। और उस मिट्टी में पले पढ़े लोग आज कहाँ कहाँ अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं, ये किसी से अछूता नहीं है। यूं मन में आया था भाई सलील के मन में, सलील भी कुछ न कुछ रचनात्मक सोचते रहता है, और उसके मन में आया क्यों नहीं जूम ऐप के द्वारा कि आपस में मिले और हमारी प्रतिभाओं से रूबरू हो गए। आज अवसर इसी बात का है। और हम आज एक ऐसी यंग प्रतिभा से मिलेंगे जो यूं आप लोगों के परिचय में है कि नहीं होंगे, उनके परिवार अपने सब के परिचय में है, लेकिन आप आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारे परिचय में नहीं है। ऐसे प्रतिभाओं से ये परिचय करवाया जाएगा और हम उनसे रूबरू होंगे, और स्वयं अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस करेंगे ही करेंगे। साथ साथ में हमें कहीं न कहीं जो एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने के पीछे, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमारे आने वाला जो प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिले, उनको प्रेरणा मिले। क्योंकि अभी तक कुछ तकनीक की काम की वजह से भाई श्री सलील जी उसको लाइव कर रहे हैं, और जैसे वो लाइव फेसबुक पे लाइव करते हैं, उसके बाद में हम विधिवत इस कार्यक्रम की प्रारंभ करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आपसे रूबरू होकर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सलील जी, हाँ बस हो गया प्रिपेयरिंग हो है गया ना? 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, अब शुरुआत करते हैं, मैं तब तक वो करता रहूंगा। जी जी, आप करते रहिएगा। पुनः सबका स्वागत। बाबू भाई साहब ने जैसे कहा था
कि हमारी पहली कड़ी भाई कमलेश के शुरू हुई थी, और हम सोच रहे थे कि इसको लाया जाए। मैंने कम से कम 10 लोगों से संपर्क किया और सब लोग एक ही बात कह रहे थे, भाई साहब धंधो तो कर ले वहाँ, लेकिन बोलता नहीं आवे। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो 500 करोड़ का बिजनेस भी कर रहे थे। बोले यार भाई साहब कहीं बोलना समझ में नहीं आवे, तो बोले आप 2-3 सीरीज चलाइए फिर हम आते हैं। हमारे यहाँ 10 लोगों की लाइन है, और उसमें फिर ये सोचा था कि एक नया परिवर्तन किया जाए, नया चेंज किया जाए। बाबू भाई साहब के सुपुत्र भाई राहुल मेरे भतीजे जैसा ही भतीजा ही है, और मैं उससे घंटों घंटों बात करता रहता हूँ। 3 दिन पहले उसने एक आइडिया दिया कि भाई साहब आप चिन्मय को लेके आओ, और मेरे को एकदम क्लिक हुआ। तो मैंने उसको पूछा क्यों चिन्मय क्यों? तो बोले भाई साहब आज जो जरूरत है बिजनेस में, जो आज बिजनेस करना है, चिन्मय वो काम 4 साल पहले शुरू कर चुका है। कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे क्या करना है, उसने पूरा वर्ल्ड घुमा है, और उस वर्ल्ड में उसने जो सीखा है वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है। और हमको लगता है कि हम 4-5 साल पीछे हैं। तो भाई राहुल के जो बात थी, और उसने जो दबाव देकर भी कहा था कि अंकल जी आप ये नए लोगों को लाओ तो हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और मैंने भी चिन्मय से बात की थी, सुरेश जी से परमिशन ली थी, और इस बात को आगे बढ़ाया। फिर मेरे एक मन में आया कि जब चिन्मय है, अब वो मुझे अंकल बोलेगा, वो करेगा, तो एक मजा नहीं आएगा। तो मैंने कहा उन्हीं की उम्र जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, राहुल, उसी को बोलता हूँ कि तुम को होस्ट करो, तुम ही होस्ट करो प्रोग्राम। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो चिन्मय से पूछो। तो राहुल फिर कभी सोशल मीडिया पे आया नहीं, कभी स्टेज पे आया नहीं। बाबू भाई साहब हमेशा आगे रहते थे, राहुल पीछे रहता है। मैंने कहा नहीं राहुल तुमको करना है। तो राहुल 2-3 बार तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि नहीं अंकल जी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर बाबू भाई साहब हम दोनों ने मिलकर उसको तैयार किया। और फिर मेरे मन में आया कि एक प्रतिभा, राहुल तो बहुत अच्छा बोलता भी है, उसके जो विचार जब मैं सुनता हूँ, एक अलग प्रतिभा है आमेट की, एक आमेट के फ्यूचर है ये लोग। राजेश, भरत, राहुल, ये लोग एक आमेट के फ्यूचर हैं। ये आमेट मित्र मंडल को भी बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, और स्वयं को भी आगे बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। फिर मेरे मन में आया कि एक ऐसा एक चेहरा है जो मुझे हमेशा प्रभावित करता है। भाई जीवन जी सांकला तो हमारे जमाई जी हैं, लेकिन नवीन हमेशा मुझे प्रभावित करता रहा है। उसकी सोच को, उसकी बात करने का अंदाज, प्रोफेशनलिज्म, और जब वो प्रचार का कार्य संभाल रहा था आमेट मित्र मंडल का, तो काफी अच्छी तरीके से नवीन ने भी संभाला था। तो राहुल का बोल रहा था मुझे, अंकल जी मैं अकेला क्या करूंगा। तो भाई नवीन का मुझे अचानक ध्यान आया और मैंने फोन लगाया, और नवीन आमेट में है आज अभी। तो मैं बोला आमेट में कैसे? बोले कि छुट्टियां मनाने गया हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो तुमको एक दायित्व देते हैं, और नवीन ने वो दायित्व स्वीकार किया। और आज मैं सबको बता दूं कि आज दिन में ही करीब लगभग 1:30-2 बजे नवीन और राहुल और चिन्मय तीनों पहली बार बात की है इस प्रोग्राम से रिलेटेड। राइट, मुझे लगा बिल्कुल सही। इन युवाओं में अगर समय और मिले तो ये कितना अच्छा कर सकते हैं। जब मैंने तीनों की बात सुनी तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम अपने को बहुत पहले कर लेना चाहिए। मैं आज नवीन जो सीए है, मेरा साथी है, बड़ा अच्छा काम करता है, सरल, सहज और एक उन्नत विचारों वाला है, हमारा भांजा है। और राहुल, ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आज हमारे साथ में। ये आमेट के हमारे टीचर हैं। मैं इन दोनों से ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम की भागदौड़, और मैंने तो बाबू भाई साहब को आज दिन में कहा था कि बाबू भाई साहब आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन हम लोगों को अब बोलने की कला को बंद करना पड़ेगा, हमारे नए बच्चों को आगे रखना पड़ेगा। तो आज ये दोनों, राजेश की बात कहूँ, राजेश महामंत्री, उस दिन आमेट मित्र मंडल का जो डिजिटल स्नेह सम्मेलन था, मैंने बोला राजेश संचालन करना, बोले अंकल जी मैंने कभी किया नहीं भाई साहब। और उसने पहला संचालन किया था उस दिन, और बहुत हमसे अच्छा किया था। तो बाबू भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, बाबू भाई साहब इन युवाओं को ही आगे लाते हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम नए नए युवाओं को समाज के सामने लेके आए। चिन्मय तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ 2 नए युवा आ रहे हैं। तो मैं नवीन और राहुल दोनों से कहूंगा कि अपनी बात शुरू करें, उससे पहले बाबू भाई साहब भी कुछ कह गए, क्योंकि बाबू भाई साहब फिर बाद में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये बागडोर उन बच्चों के हाथ में देनी है, और हमको
शांत रहना है, हमको सुनना है आज। तो बाबू भाई साहब आप कुछ बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ, सलील की बात से मैं बहुत कुछ सहमत हूँ। भाई सलील ने कहा, और ये अगर मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, अगर इसका सारा किसी को श्रेय जाता है तो भाई सलील की सोच को, एग्रेसिव सोच को जाता है, आधुनिक सोच को जाता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं, मतलब लगा नहीं कि हम लोग आमेट मित्र मंडल की जूम मीटिंग पे हमारी प्रतिभाओं को मंच देकर हम उनको सुन पाएंगे। मुझे थोड़ा असंभव सा लग रहा था, लेकिन भाई कमलेश ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो दिल को छू के बहुत प्रभावित किया। और मैं सचमुच दिल से कहता हूं, जब इसने वापस कहा कि हम एक बहुत यंगस्टर को लाना चाहते हैं, तो राहुल से उनकी बात हुई और जो सारा उसने विवेचन बताया, और जब इसके चिन्मय के बारे में बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चिन्मय उभरती प्रतिभा है, और मैं ये कहता हूं कि भाई साहब ऐसी प्रतिभाएं आमेट में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, और हम अगर उनको मंच देंगे, उनको जगह देंगे, उनको समाज में आगे आने के लिए प्रेरणा देंगे, और उनको किस तरह मोटिवेशन देंगे, ये हमारे आमेट के लिए तो है ही है। मुझे ऐसा लगता है हम अच्छे समाज की भी संरचना कर पाएंगे, जो एक अभिभावक का एक वो होता है, उसका दायित्व होता है। और सचमुच हमारा यही दायित्व है कि हम ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाएं। आज एक ऐसी प्रतिभा आ रही है, आप सब उससे परिचित हैं, भाई चिन्मय आदरणीय नानालाल साहब छाजेड़, जो हमारे बियाना निवासी माने जाते हैं और आमेट के बहुत प्रबुद्ध हमारे श्रावक है, उनके सुपुत्र हैं। भाई सुरेश जी के सुपुत्र हैं, और तनसुख जी और ललित के भतीजे हैं। और वो ऐसी प्रतिभा है, जब मुझे कभी भी बात करती है तो सचमुच प्रभावित करते हैं। और आज इस कार्यक्रम के पीछे मैंने वापस बताया हूं कि उद्देश्य हमारा एकदम क्लियर है। आगे आने वाले सिनेरियो, आगे आने वाले भविष्य की हमारे व्यवसाय की सारी रूपरेखाएं चेंज हो जाएगी, और किस तरह ये बच्चे हमारा व्यवसाय संभाल सके। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे, इनके साथ साथ हमारे गांव के सैकड़ों जो युवक इससे बात जुड़ रहे हैं, उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात से प्रेरणा लेकर इन बच्चों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और अगर सलील, मैं ये चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए पहले ये स्वागत कर ले आमेट मित्र मंडल की ओर से, अध्यक्ष तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, भूल ही गया, दाद भाई को, नवरतन जी को बुलाना भूल गया था। जी कोई नहीं कोई बात नहीं, आप भूल जाएंगे तो मुझे याद है, मैं भूल जाऊंगा तो आपको याद है। भाई नवरतन जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जितने अपने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका भी स्वागत करें, और भाई चिन्मय का, राहुल और नवीन का भी स्वागत करें। जय जिनेंद्र, आई आवाज आई? हाँ साहब। हाँ बाबू भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आराध्य को नमन, आमेट के आराध्य जय श्री श्याम भगवान को नमन। आज के इस प्रोग्राम में जुड़े सभी महानुभावों का अंतः दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चिन्मय के बारे में मुझे भी कुछ बोलना था, लेकिन बाबू भाई साहब ने सब बता दिया है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा युवा लोग जुड़े हुए हैं, और युवा लोग चिन्मय को नहीं पहचानते, क्यों या तो नानालाल जी को पहचानते हैं या सुरेश जी को पहचानते हैं। और चिन्मय के लिए बाबू भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, और वो बहुत ही युवा और बहुत ही एक्टिव कलाकार आदमी है, और उसको अपना सुनेंगे। और ये सब सलील जी और बाबू भाई साहब के हिसाब से सब प्रोग्राम सेट हुआ है, और बोलते हैं वो लड़ेगी तो फौज है, लेकिन नाम सरकार का होएगा तो आमेट मित्र मंडल का नाम होगा भाई साहब, बाबू भाई साहब और सलील भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का अंतः दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और कि अपने को चिन्मय जी और दोनों हमारे नए कलाकार, उनको भी सुनना है। तो आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन, स्वागत। ओम हर। नवरतन जी, मैं आपके स्वागत में आमेट मित्र मंडल के बहुत अभूतपूर्व अध्यक्ष को, एक परंपरा, अध्यक्ष की परंपरा रही है, भूतपूर्व अध्यक्ष, अनेक अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनका भी आपकी तरफ से स्वागत। हाँ, स्वागत। हाँ, सभी बिल्कुल पूर्व अध्यक्ष जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, और भी जो वरिष्ठ श्रावक लोग हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई चिन्मय के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, चिन्मय का परिचय शायद चिन्मय देगा, या ये नवीन और राहुल। अब नवीन और राहुल से निवेदन है कि वो ये बागडोर संभाले, को आगे बढ़ाएं। हाँ संकट। धन्यवाद आदरणीय जी साहब, अध्यक्ष। मेरी आवाज ऑडिबल है? अरे सॉरी, ऑडिबल।
यस ऑडिबल है। धन्यवाद। सबसे पहले सबको सादर जय जिनेंद्र। आमिर के सभी उनको सादर जय जिनेंद्र। मैं नवीन साकला। जैसा कि बाबूलाल जी भाई साहब ने बताया, एक गौरव का क्षण है हमारे लिए, जिसमें हम समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और एक आमिर के सफल स्वर जो एक श्रृंखला प्रस्तुत कर में एक कड़ी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी और आज उसकी दूसरी कड़ी लेकर मैं और राहुल बाफना आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो एक गौरव का क्षण हमारे लिए भी है। हमारा आदरणीय सलील जी भाई साहब ने ऑलरेडी दिया है, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलते हुए राहुल बाफना जो मेरा को होस्ट है आज, उसको बोलने के लिए बोलता हूं कि आज जो हम लोग चिन्मय को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो आमिर की एक युवा शख्सियत है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के जो रूट एनालिसिस है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की और किस तरीके से अपने 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 बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओवर टू यू राहुल। यस नवीन, थैंक यू वेरी मच। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं राहुल बाफना वाशी से। बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है, जैसे उन्होंने नवीन जी ने बताया कि हमें यंगस्टर्स को एक ऐसा मंच मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे सलील अंकल ने बताया कि वी हैड अ कनेक्ट, मैं आपका फुल सपोर्ट में रेडी हूं, बट मैं होस्ट, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर होस्टिंग, बट अंकल जी ने जैसे बताया कि आप करो, शुरुआत करो, तो मैंने बोला ओके अंकल जी, आप जैसे आप बोलो। एंड इसमें चिन्मय का नाम जैसे सजेस्ट किया है, आगे आप जैसे प्रोग्राम में चलोगे तो आपको समझ जाएगा मैंने चिन्मय का नाम क्यों सजेस्ट किया है। एंड सेकेंडली, अमित मित्र मंडल के इस मंच पे अमित के सफलता के स्वर जो एक प्रोग्राम का नाम है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लग रही है, क्योंकि इसमें हमें एक दूसरे के मतलब जो बोलते हैं ना कि यंगस्टर्स को आज जुड़ने की जरूरत है, और यंगस्टर्स हम मीटिंगों से, सोशल गैदरिंग से बहुत दूर भागते हैं। तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म कि हम जुड़े, हम एक दूसरे को आगे समझें और आगे यही चीजों को कंटिन्यू करें। अब जैसे कि एवरीथिंग इज वर्चुअल, सो नाउ इट्स नॉट कि हमें आना है, हमें ट्रैवल करना है कांदीवली, हमें ट्रैवल करना है घाटकोपर। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि वर्चुअल में यू आर एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। जैसे नवीन जी, आज नवीन आप आमिर हो, हेलो, हाँ या नवीन, यस, सो आप नहीं लग रहे हो आप आमिर हो, आप यू आर वेरी नियर बाय, एंड दैट इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड अभी हमें शुरुआत करनी है ऐसे युवा यंग गन से, जिसे हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मिस्टर चिन्मय सुरेश जी छाजेड़। वेलकम टू चिन्मय। Thank you. Chinmay, Yeah, I would I can like hear you. you to start. You take over the introduction about yourself and start. Before and that, go ahead. Rahul, 1 second. Before that, Yes. let us talk about Chinmay first. So थोड़ा चिन्मय के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम चिन्मय के लिए उस चीज ओपन करेंगे। Really, मुझे अगर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग, बट मैं इन ब्रीफ नवीन आपको एक बता देता हूँ कि चिन्मय is born and brought up in Mumbai. Schooling, graduation is done in Mumbai. But the turnaround which I think Chinmay had was the post-graduation done in MSc in international management from London. मुझे ऐसा लगता है, as my experience, I have also done Bachelor of Management Studies. तो जो चिन्मय ने किया है वो मैंने किया है, बट एक टर्न अराउंड होता है जो एक्स्ट्रा मास्टर्स कोर्स करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स मास्टर्स जिसमें होती है। चिन्मय हैड टैप्ड राइट अवे देयर। उन्होंने जो एक्सपोजर लिया इंटरनेशनल मार्केट का, एंड ही देन के बाद उसकी देखा, उसके बाद स्टार्ट है तो एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी एंड देन एक्सपीरियंस ऑफ अ बिग 12 years in a Milagro, which he developed a very well business module. As I am into the same industry, I know very well how the Milagro is, because राहुल आप म्यूट पे चले गए हैं आई गेस, बट यस राहुल बराबर बोल रहे हैं। मैं राहुल की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा
Yes, Naveen, yes, go ahead. जो बैकग्राउंड राहुल ने दिया है अबाउट चिन्मय, उसका स्टडीज बॉम्बे में हुआ, देन ही वेंट टू लंदन, वहाँ पे स्टडीज करके फैमिली बिजनेस जो ज्वाइन किया, एंड मिलाग्रो जो एक ब्रांड बन गया है व्हिच इज नेशनली एंड इंटरनेशनली acclaimed brand. You know, Right. he has put his effort to make this brand, you know, what it is today. So not going into detail, मैं चिन्मय से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बारे में कुछ बताए, अपने फैमिली, अपने बैकग्राउंड, अपने बिजनेस के बारे में बताए, और जो भी जो भी इस जूम कॉल पे अवेलेबल है, सब हमको देख रहे हैं, अमित के समस्त समाज जन जो अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चिन्मय, ओवर टू यू, आपको देता हूँ, स्टेज इज ऑल योर्स, यू नो, गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you very much. Naveen ji, can you hear me please? Yeah, we can hear you. Perfect, thank you. So सबसे पहले तो आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन, और आज जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, आई थिंक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है. फर्स्ट आई विल शेयर द स्क्रीन, मे बी देन आई कैन स्टार्ट. Just Naveen, if you can confirm if you can see my screen or not. 1 second. Yes, we can see. You can see the screen? Yeah. Okay, perfect. Thank you. So सबसे पहले तो समस्त छाजेड़ परिवार की ओर से मैं सारे आमेट निवासियों को प्रणाम करता हूं, और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र सबसे पहले. और सबसे पहले हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है श्री नवरत्न जी दुग्गड़, मंत्री श्री राजेश जी चौधरी, और कोषाध्यक्ष श्री भरत जी लोढ़ा, थैंक यू सो मच. आपने सोचा कि मैं अपनी जर्नी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर कर सकता हूँ. साथ ही में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सलील अंकल जी को. जब भी मिलते हैं मुझे हमेशा सलील अंकल एनकरेज करते हैं. बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सलील अंकल जी ने मुझे जोड़ा है, और मुझे पर्सनली भी उसका बेनिफिट हुआ है, प्लस व्यवसायिक रूप से भी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी मुझे काफी उसका बेनिफिट हुआ है. बाबूलाल जी अंकल जब भी मुझे मिलते हैं बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं. जब भी मैं उनसे मिलता हूँ हमेशा मुझसे रुक के बात करते हैं. हालांकि वो हमेशा अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं, मगर हमेशा उन्होंने रुक के मुझसे दो टूक बात की, मुझसे पूछा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो हमेशा अच्छा लगता है. शायद जैसे उन्होंने बताया कि मैं सभी लोगों से तो पर्सनली परिचित नहीं हूँ, मगर आज कोशिश करूंगा कि सभी लोगों से मेरा परिचय हो जाए. अगर बताऊं तो प्रेजेंटेशन देने का मौका तो मुझे बहुत मिलता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन कंट्रीज में, एग्जीबिशंस में, बड़े आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स के यहाँ पर. बट आज जो प्रेजेंटेशन देने का आनंद है वो एकदम ही अलग है कि आमेट के लोगों के सामने मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. एक्साइटेड तो बहुत हूँ, बट साथ में नर्वस भी बहुत हूँ. अगर मैं सबको बताऊं क्यों नर्वस हूँ इसका कारण, क्यों नर्वस हूँ इसका कारण ये, क्यों नर्वस हूँ इसका कारण ये है कि आज मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि छाजेड़ परिवार का रिपोर्ट कार्ड जो पिछले 40 वर्षों का जो एक पूरा एक जर्नी रहा है, वो अगर मुझे कहा जाए तो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन कि मैं 40 साल की जो जर्नी रही है पापा की या दादाजी की, उससे और 20 साल पीछे अगर चले जाए तो उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आज मुझे निचोड़ के यहाँ पर बताना है कि क्या किया है पूरे ग्रुप ने. और अगर आमेट की मैं बात करूं तो बहुत ही प्रगतिशील गांव है. मैं पर्सनली काफी लोगों को जानता हूं, बट अगर आमेट की मैं बात करूं तो इतने धुरंधर आमेट की मिट्टी ने दिए हैं हम सबको कि मतलब सभी लोग आज की तारीख में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, बहुत लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है, और साथ ही में अगर मैं कहूंगा तो इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है. तो सही मायने में आमेट की मिट्टी से, जैसे मैंने बताया, इतने सारे धुरंधर निकले, उसमें से अगर आमेट की कमेटी ने, मित्रमंडल की कमेटी ने आज छाजेड़ परिवार को चूज किया, तो पहली बात तो मैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ. अगर ये स्लाइड में नहीं बताऊं तो यहाँ से आगे जाना सही नहीं होगा. आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है मेरे लिए पूरे प्रेजेंटेशन की. हमारे जो 4 सबसे इम्पोर्टेंट पहिए हैं, मेरे दादो साहब श्री नानालाल जी छाजेड़, मेरे पापा श्री सुरेश जी छाजेड़, मेरे दोनों अंकल तनसुख जी छाजेड़ और ललित जी छाजेड़, जो मतलब 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पहिए हैं. आज अगर छाजेड़ परिवार को कोई भी रफ्तार मिली है या जो भी मुकाम पे छाजेड़ परिवार पहुंच पाया है व्यवसाय में या सामाजिक स्तर के ऊपर, तो इन चारों के कंट्रीब्यूशन के बिना ये हो ही नहीं सकता. पीछे पीछे जुड़ गए मेरे बड़े भाई साहब ऋषभ छाजेड़, वो भी अभी आप बहुत सक्रिय है और काफी एक्टिव है बिजनेस के अंदर. ये स्क्रीन मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं थोड़ा एस्पिरेशनल लेवल का आदमी हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूँ. मुझे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हासिल करना होता है. कभी कभी फेलियर्स भी मिलते हैं रास्ते के अंदर, तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मायूस हो जाता हूँ.
तो जब भी मैं मायूस हो जाता हूँ और दादाजी से मैं बात करता हूँ कि दादाजी ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज भी मैं सारी चीजें उनसे शेयर करता हूँ, तो एक ही चीज मुझसे बोलते हैं कि बेटा मायूस नहीं बनो, जो वेगा वो वेणो है वो वेगा। तो कहीं बार मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन बहुत एप्ट है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, या बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं व्यक्तिगत जीवन में भी, मगर अगर हम उसको सही तरीके से एनालिसिस करें, इफ वी एनालिसिस द सिचुएशन राइटली, आई थिंक हम उसको ओवरकम कर सकते हैं उस सेटबैक को। साथ ही में मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा मेरे मम्मी जी का, और मेरे दो चाची हैं उनका भी। मेरी मम्मी को भी अपॉर्चुनिटी मिला था अमित मित्र मंडल की सेवा करने का, पापा और मम्मी को दोनों को सेवा करने का मौका मिला अमित मित्र मंडल का। और मेरी चाची दोनों जो है वो अमित मित्र मंडल, अमित महिला मंडल में भी काफी सक्रिय है। अगर क्विकली मेरे बारे में आपको कुछ बताऊं तो मेरी क्वालिफिकेशन, मैं तो करीबन 33 वर्ष का हूं। मेरी कॉलेजिंग हुई है, मेरी प्री प्राइमरी स्कूल हुई है सेंट जोसेफ हाई स्कूल और बंडसंगास से। मेरी कॉलेजिंग हुई है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम SIES मुंबई, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आई मूव टू लंदन इन 2006 विद किंग्स कॉलेज लंदन। 2008 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, और सिंस देन आई हैव बीन द फेस ऑफ द कंपनी। करीबन 35 से ज्यादा देशों से मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। आई थिंक वो एक मेरे लिए सबसे ज्यादा थ्रिलिंग फैक्टर रहा है कि मुझे कम उम्र में काफी देश घूमने का अवसर मिला, बिजनेस के कारण प्लस घूमने के हिसाब से भी। और मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज वेरी वेरी हंग्री फॉर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। मैं घंटों किसी से बात कर सकता हूँ अगर कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा हो, कुछ मीनिंगफुल हो और उस कॉन्वर्सेशन में डेप्थ हो। क्विकली अगर मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज आज का जो प्रेजेंटेशन है वो डेफिनेटली मिलाग्रो को लेकर है। तो अगर ये 6 वर्टिकल्स में हम काफी स्ट्रांग है। ये 6 वर्टिकल्स में करीबन सारा कंपनी का जो सारा काम है इस 6 वर्टिकल्स में होता है। नंबर 1 पे है बाथरूम फिटिंग्स, नंबर 2 पे है सैनिटरी वेयर, टाइल्स, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। कुछ वर्षों पहले हमने विंडोज एक नया वर्टिकल जोड़ा हमारे बिजनेस के अंदर, और वुडन फ्लोर्स। आने वाले समय में हम बहुत सारी दूसरी चीजों के ऊपर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे होम ऑटोमेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, उसमें भी मेरी काफी रुचि है, जो अभी आने वाले समय में उसके ऊपर स्टडी हम करेंगे, और कुछ अगर उस डायरेक्शन में हम एक्सप्लोर कर पाए। एक छोटा सा AV है नवीन, फॉर जस्ट अ मिनट और सो आई कैन शो दैट AV एंड मे बी फ्रॉम देयर वी कैन टेक द प्रेजेंटेशन। नो प्रॉब्लम। या थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आपने AV को पेशेंटली देखा। सो क्विकली मैं थोड़ा सा कंपनी के जर्नी के बारे में बता दूं, कैसे कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे दादो साहब ने कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 1983 के पहले भी बहुत हिस्ट्री है, बट आई थिंक वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसको कट शॉर्ट करके हम बाथरूम फिटिंग और टाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से घुसे और उसके पीछे क्या स्टोरी रही। सो जैसे आपको पता है दादाजी ऑलमोस्ट 55-60 साल हो गए बॉम्बे में वो है, और जो उन्होंने तो काफी बहुत एक छोटे से स्केल पे शुरुआत की। जब राजस्थान से फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए, आमेर से, बियाना से पर्टिकुलरली जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए, एक चाय की छोटी सी दुकान डाली जहां पर वो चाय पिलाते थे लोगों को, लस्सी बनाते थे, छाछ बनाते थे, बिस्किट्स वगैरह उनके होटल से उन्होंने चालू किया। करीबन 13 से 14-15 साल उन्होंने होटल चलाया, कुछ पैसे जोड़े, और कहीं से उन्होंने हिम्मत करके एक ज्वेलरी शॉप डाली, जो एक हर मारवाड़ी का हक होता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करना है तो ज्वेलरी बिजनेस से ही शुरू करना है, क्योंकि वो हमारे एक ब्लड में है। तो वहां से शुरुआत की।
और फिर स्लोली पापा ने भी बिजनेस ज्वाइन किया। और 1983 में सबसे बड़ा एक जो हमको टर्न बैक मिला कि एक विक्रोली जैसे छोटे एरिया में एक 450 स्क्वायर फीट के शॉप से हमने शुरू किया और वहां पर जन्म हुआ वैशाली ट्रेडिंग कंपनी का। तभी भी हमने जो वेंचर पापा ने और दादाजी ने जो एस्टैब्लिश किया, तब तक मेरे दोनों अंकल जी बिजनेस में नहीं आए थे, वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। 1985 तक दोनों अंकल जी भी बिजनेस ज्वाइन उन्होंने कर लिया था। जब दोनों काका ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, दादाजी को ऐसा लगा कि अब इस बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहिए। भले उनकी क्वालिफिकेशन लेवल उतनी नहीं होगी, मगर एक दिमाग में कंसर्न था बच्चों को लेके कि किस तरीके से, जब मेरे बच्चे तंसुक अंकल जी उदयपुर में पढ़ रहे थे, ललित अंकल जी अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो किस तरीके से उनको एक कंसर्न था कि जब मेरे दोनों और बच्चे बिजनेस में आएंगे तो मुझे एक्सपैंड करना है। तो 1994 में पापा ने वैशाली ट्रेडिंग, जो दादाजी ने ट्रेडिंग कंपनी जो है वो दोनों बच्चों को दी, तंसुक अंकल जी और ललित अंकल जी को, और बाद में पापा भांडुप शिफ्ट हो गए। एक और शॉप हमने डाली 1994 में। अभी तक हम शॉप के मेंटालिटी से ही काम कर रहे थे। काफी उन्होंने मेहनत की, तीनों भाइयों ने मिलके 1983 से लेके ऑलमोस्ट 1983 से लेके 2000 तक। सबसे बड़ा सेटबैक और सबसे बड़ा एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता है जंप लेना, लीप लेना, कि जो लोग आसपास में, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं आपको क्या करना है, मगर हमको जो लोग डिस्करेज कर रहे हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, और जो हमको एनकरेज करते हैं हमको उनका राय लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो 2000 में सबसे पहला डिसीजन पापा ने लिया, जब 6000 स्क्वायर फीट का शोरूम विक्रोली में वापस उन्होंने डाला। काफी उनके दोस्तों ने उनको बोला क्या शायद नवीन आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, लगता है चिन्मय का शायद नेटवर्क इश्यू है। चिन्मय, वी कैंट हियर यू। नवीन, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी। हाँ, लगता है चिन्मय। हाँ चिन्मय, ओके, वी कैन हियर यू नाउ, प्लीज गो अहेड। सॉरी, कैन यू हियर मी? या सो दादाजी ने वापस उनको बहुत हौसला दिया कि आप चिंता मत करो, आप जो आपने सोचा। चिन्मय, अगेन नेटवर्क का इशू आया आपका? नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कैन एवरीबॉडी हियर मी? यस, वी कैन हियर यू। सो 2002 में जैसे मैंने आपको बताया शोरूम डाला और जी जान से वो वेंचर को सक्सेस किया। सबसे दूसरा बड़ा सेटबैक, सबसे दूसरा बड़ा लीप जो हमारे ग्रुप ने लिया वो सन 2006 में लिया। 2000 में हम इंपोर्ट करना हमने चालू कर दिया था, बट 2006 में एक नई कंपनी की स्थापना हुई, मिलाग्रो। वहां से हमारे पार्टनर किशन जी सूर्या जो आमेट से है, हमारे मामा सा है, वो हमारे साथ जुड़े, उनका भी काफी सहयोग रहा, और यहाँ से कंपनी ने 2006 के बाद कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा हमने। 2006 में ऐसे ही पापा और दोनों अंकल जी एक दिन बैठे थे और सोचा कि यार ये नया वेंचर हम चालू कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या रखना चाहिए। तो तीनों भाइयों को एक ही ख्याल आया कि हम तीनों भाइयों को मिलके ग्रो होना है, छाजेड़ परिवार को एक साथ ग्रो करना है। तो इस जो विजन का जो आइडिया था, जो फाउंडेशन थी, वो मिलके ग्रो होना था, उसकी फाउंडेशन थी, और कंपनी का नाम पड़ गया मिल ग्रो। तो मिल ग्रो से चालू होके वो मिलाग्रो हो गया। फिर पापा या अंकल जी कभी एक बार स्पेन कोई एक्सपो में गए होंगे, एग्जीबिशन में गए होंगे, तो एक स्पेनिश से बात की, उसने बताया कि यार ये नाम आपको कहाँ से मिला। तो पापा ने बोला ये हमारा विजन था कि हम तीनों भाइयों को मिलके ग्रो होना है, और हमने ये विजन को डेवलप किया। तो तब हमको पता चला कि स्पेनिश में मिलाग्रो का मतलब होता है मिरेकल, चमत्कार। तब तक हमको पता ही नहीं था कि मिलाग्रो का मतलब भी कुछ है। हमने तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था और वो कंपनी का नाम पड़ गया मिलाग्रो। 2006 में मैं लंदन गया, 2008 में मैं वापस आ गया। तब पापा को एक वापस कंसर्न था, दोनों भाइयों को भी ये कंसर्न था, मेरे अंकल्स को, कि चिन्मय अभी आएगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। एक नए आइडियाज के साथ में कोई भी यूथ अगर ज्वाइन होता है तो बहुत सारे नए आइडियाज के साथ ज्वाइन होता है। तो 2007 में तीनों भाइयों ने मिलके, मामा साहब वगैरह जो हमारे पार्टनर भी है किशन जी सूर्या, उन सब के सपोर्ट से एक भव्य शोरूम डाला चेंबूर में, जो आज की तारीख में इंडिया का मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया शोरूम है। इट्स ऑलमोस्ट 7 फ्लोर्स, 7 मंजिला शोरूम है। डैड को कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको बताया, कि कंसर्न था, और मेरा भी प्लान हमेशा से यही था कि मुझे कभी भी मतलब कहीं पर जॉब नहीं करना है। हालांकि मैंने प्रोफेशनली जॉब किया है विप्रो में, बैंक ऑफ अमेरिका ऑपरेशंस के अंदर, मगर वो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। लॉन्ग टर्म प्लान मेरा हमेशा बिजनेस को ही ज्वाइन करना था। तो 2007 में मिलाग्रो यूनिवर्स, जो पर्टिकुलरली वर्टिकल अभी आज की तारीख में मैं पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ पापा के गाइडेंस के अंदर, 2008 में हमने पूना ऑफिस लॉन्च किया।
2009 में हमने अहमदाबाद और बैंगलोर के ऑफिस लॉन्च किए। तो जैसा कि मैंने बताया 2000 के बाद 2002 के बाद जो कंपनी की ग्रोथ रही है वो बहुत ड्रास्टिक रही है। जो 20 साल में हमने नहीं अचीव किया वो हमने 10-12 साल के अंदर हमने कोशिश की कि हम उसको अचीव करें। 2017 के अंदर हमने एक बहुत भव्य बुटीक स्टाइल स्टूडियो हमने टोटो के लिए डिजाइन किया। करीबन 30% जो कंपनी का रेवेन्यू है आज की तारीख में वो एक कंपनी से आता है, वो जापानीज कंपनी कॉल टोटो। ये मोटा मोटी ये एक स्लाइड ऐसा है जो आपको हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में बताएगा कि हम कहां से इनकम जनरेट करते हैं, हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कंपनी की इनकम सोर्स क्या है। तो ये 3 वर्टिकल है जहां पर कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो सबसे पहला वर्टिकल है रिटेल मॉडल, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और तीसरा है प्रोजेक्ट मॉडल। काफी लोग, आई एम श्योर आमेट के काफी लोग बाथरूम फिटिंग, टाइल्स और सैनिटरी वेयर के बिजनेस से जुड़े हुए, राहुल इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो उनको पता होगा कि कोई भी बिजनेस को एक फंक्शन करने के लिए इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट, ये 3 ही वर्टिकल है जहां से इनकम जनरेट होता है। और तीनों वर्टिकल के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मिलाग्रो का। आज मिलाग्रो को करीबन नेशनल लेवल पे लोग काफी अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर रिटेल लेवल पे मैं अगर आपको बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे 3 शोरूम है बॉम्बे में। जनरली हम आर्किटेक्ट्स का हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है ऑल अक्रॉस इंडिया। आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। बात करूं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की, तो आज हिंदुस्तान में जितने भी बड़े शोरूम है, आप जितने भी स्टेट्स ले ले, हर स्टेट के अंदर मिलाग्रो का एक डीलर जरूर होगा। और कोई भी स्टेट में अगर वहां का टॉप शोरूम मिलाग्रो के कलेक्शन के साथ अगर काम नहीं करता है तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं उसका कलेक्शन अधूरा है। क्योंकि आज जो लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे मिलाग्रो का नाम है, करीबन 350 से 400 चैनल पार्टनर्स मिलाग्रो के साथ जुड़े हुए हैं। 3 ऑफिसेज जैसे मैंने आपको बताया, बैंगलोर, अहमदाबाद, पूना, तो वो भी काफी एक्टिवली काम करते हैं। और प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गया, जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह भी हम काफी करते हैं। तो ये 6 एंटरप्राइजेस आज की तारीख में हॉरिजॉन्टली चल रही है। वैशाली सैनिटेशन जो हमारी प्रिंसिपल कंपनी है, वैशाली से जन्म हुआ मिलाग्रो सिरामिका प्राइवेट लिमिटेड का, मिलाग्रो से सिरामिका से जन्म हुआ मिलाग्रो यूनिवर्स का, फिर केंजो का जन्म हुआ जहां पर हम, केंजो भी एक पार्टनरशिप कंपनी है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जहां पर हम सिर्फ वोकल फॉर लोकल, जो आज की तारीख में ट्रेंड चल रहा है, तो हमने फुल जोर लगा दिया है कि जितनी इंडियन कंपनीज को हम ये प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सके, हम कोशिश करते हैं कि उसके बाद द्वारा प्रमोट करें। वूटैक हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। और अल्मोन मार्बल तो आमेर राजसमंद जिले में हमारा वो भी एक पार्टनरशिप फर्म है। तो ये भी काफी करीबन 30-35 सालों का एक मेल जोल रहा है। कुछ फर्म्स हमारे पार्टनरशिप में है, कुछ फर्म्स हम सोल चला रहे हैं। ये एक फोटोग्राफ अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ होगा कि एक पिक्चर के अंदर अगर मैं आपको मेरे पूरे बिजनेस के बारे में बताऊं कि बाथरूम एक सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है आज की तारीख में। अगर आप 20-25 साल पहले अगर चले जाएंगे तो अगर आप देखते हैं कि घर पे जो भी बड़े होते थे वो कहते थे यार 2 मिस्त्री को बुला ले, एक प्लम्बर को बुला ले, घर बना देते हैं, आर्किटेक्ट नहीं होता था, डिजाइनिंग अपने आप पे कर लेते, अटे वो लगाई थे, अटे वो लगाई थे। बट अभी जो चीजें हो गई हैं वो काफी प्रोफेशनल हो गई हैं, लोग प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं, काफी लोग आर्किटेक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं आपको क्विकली बता दूं कि क्या बाथरूम फिटिंग, टाइल्स वगैरह, मुझे नहीं लगता टाइल्स एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट है। बाथरूम फिटिंग सभी को पता है, जो नहाने के लिए अपन नल, शावर वगैरह जो लगाते हैं वो बाथरूम फिटिंग्स हो गया। सैनिटरी वेयर जो आपके वॉश बेसिन्स वगैरह हो गए। वेलनेस एरिया एक ऐसा एरिया है जो बाथटब वगैरह, बॉम्बे में प्रिविलेजेस नहीं है, मगर जो हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज है, जैसे मैं आपको बताऊं शोलापुर, सातारा, सांगली, अकोला, कराड, इचलकरंजी, जो टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो बिजनेस हो रहा है आज की तारीख में, उतना बिजनेस हमको बॉम्बे से भी नहीं आता है। तो मेरा काफी हद तक जो अटेंशन और फोकस होता है वो आउट स्टेशन कस्टमर्स के ऊपर काफी होता है। और मैं समझता हूँ कि द नेक्स्ट 5, 7, 10 years is going to be for tier 2 and tier 3 cities, because बॉम्बे को अगर आप देखेंगे as a city, it's all vertical population, but also what is more important is that it's very densely populated, बहुत चूजी है, और कस्टमर बॉम्बे के अंदर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है। बट जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के क्लाइंट्स हैं वो बहुत वंचित रह जाते हैं ये सब मॉडर्न चीजों से। तो उनको कन्वर्ट कर पाना, उनको टैप करना, उनको एक्सप्लोर करना कंसिडरेबली बहुत इजी हो जाता है। क्विकली मैं आपको कुछ थोड़े जो 3 वर्टिकल्स हैं, हम जो वर्टिकल्स के अंदर काम करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, क्विकली अगर जो अचीवमेंट्स कंपनी की रहे हैं
कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स मिलाग्रो ने इतने सालों के अंदर किया है। सो ट्रम्प टावर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अभी तक कंपनी ने किया है, करीबन 800 ऑटोमेटिक WCs हमने इस प्रोजेक्ट में सप्लाई किए हैं। काफी हाई टिकट साइज प्रोजेक्ट रहा और काफी प्रेस्टिजियस रहा। ट्रम्प टावर की वजह से हमको पूरे इंडिया में एक रिकग्निशन मिलता है। आज कहीं पर भी दूसरे सिटी में ट्रम्प टावर आता है तो हमको एक रेड कार्पेट वेलकम मिलता है कि बॉम्बे के ट्रम्प टावर में हमने सप्लाई किया है, तो हमको इमीडिएटली लोडा का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और हमारे जो प्रिंसिपल कंपनीज थे जापान से, जो टोटो है, जो 100 साल पुरानी कंपनी है, उसके योगदान के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया। लोधा के साथ हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए और काफी प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लोधा स्प्लेंडोरा थाने में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लोधा बेलमोंडो जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर भी बहुत बड़ा टाउनशिप है, लोधा पल्लवा डोंबिवली। गोदरेज के साथ 25 साल से मेरे फैमिली का एसोसिएशन रहा है, गोदरेज बॉयज और गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्लैटिना टावर 1, 2 and 3, all 3 properties have been delivered and executed by Milagro and Vaishali. MICL बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे करियर के लिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक मेरे करियर के लिए। अगर राइट साइड वाला प्रोजेक्ट आप देखेंगे, आराध्या हाई पार्क दहीसर, इट इज क्लोज टू अराउंड 2,500 फ्लैट्स, करीबन 5,500 बाथरूम है। तो ये भी बहुत ही बड़ा हाई टिकट साइज प्रोजेक्ट हमारे लिए रहा। सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चैलेंजेस हमेशा यही रहता है कि डेवलपर आपको सबसे पहले जो बात करता है कि आप कम खर्चे में और क्या दे सकते हो, कम कॉस्ट में हम क्या दे सकते हो। बट हमारा हमेशा से कोशिश रही है नवीन की हम हमेशा एक कस्टमर को वैल्यू इंजीनियरिंग ऐड करके दें। हम प्राइस के ऊपर कॉम्पीट डेफिनेटली करते हैं, वो करना जरूरी है क्योंकि प्राइस it's a very competitive industry, it's a very competitive market. If your products are not priced rightly, then I think it's a problem. So I think आराध्या 9 है, आराध्या हाई पार्क है, हम अनदर 14 टावर इनका जो घाटकोपर में आ रहा है नायडू कॉलोनी में, हमने साइन नहीं किया है, बट आई एम वेरी वेरी होपफुल कि हम उसको भी बहुत जल्दी साइन करेंगे। दैट इज आराध्या एवेन्यू करके, इट इज हेल्ड बाय पराग भाई शाह। वापस एक रिनाउंड ग्रुप है रोजा डेवलपर्स करके थाना में, रोजा बेला, रोजा मैनहट्टन, 45 स्टोरी के 2 टावर्स हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई टिकट साइज प्रोजेक्ट है हमारे लिए। रोजा ओएसएस करीबन 8 टावर्स हमने डिलीवर कर चुके हैं। शेड डेवलपर्स, अगेन ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है शेड ग्रुप के अंदर, कभी मैं इस ग्रुप के साथ काम नहीं किया। शेड जूरी भी करीबन 30 स्टोरीज 2 बिल्डिंग है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। मतलब ये सारे प्रोजेक्ट्स, सॉरी टू इंटरप्ट बट क्विकली वी विल गो थ्रू अगेन। आगे अपना क्वेश्चनर इज an important session which is waiting for you. So I like I said, these are the projects that we have done with, we are all thankful to all these big developers who has been a part of our industry, who has been a part of the journey, और सभी के सपोर्ट से ही मिलाग्रो पहुंच पाया जहां तक भी पहुंच पाया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक जस्ट मैं राहुल मेंशन करूंगा, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर पार्क है, वेट एंड जॉय, करीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये वेव पूल हमने डिजाइन किया था वेट एंड जॉय के लिए, और हमने यहाँ मटेरियल सप्लाई किया था। तो ये बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट रहा हमारे ग्रुप के लिए। करीबन 8 से 9 कंटेनर मटेरियल यहाँ पर सप्लाई हुआ था खाली ग्लास मोज़ेक अंडर वाटर के लिए। लास्ट स्लाइड इज द डाइसेक्ट धीरूभाई अंबानी कन्वेंशन सेंटर, जो जियो गार्डन आप देखते हैं उसके सामने ये एक कम्युनिटी सेंटर है। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है मिलाग्रो के लिए। नवी मुंबई में जो आपका जियो कैंपस है, ट्विन टावर है, कैलाश बिजनेस पार्क, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमने काफी प्रोजेक्ट किए। और ये सारे हमारे, आई मीन द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन राहुल। आई थिंक आई शुड बेटर स्टॉप हियर, yeah, so we can talk. So I think I'm thankful to all these people who have been a part of the journey for such a long time. So I think I'll rest, and few celeb clients who we've worked with. So I think that's about it about Milagro. Great. Naveen, that's this presentation shows कि आज हमें कितनी प्राउड फीलिंग होती है कि अपने गांव का, अपने आमेट का एक बिजनेस जो इतने बड़े स्केल पे चल रहा है। एंड रिकॉग्निशन इज नॉट नेशनली, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्निशन, बिकॉज ट्रम्प टावर जो जैसे चिन्मय ने बताया, अगर उसमें अपना मटेरियल जाता है तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, बिकॉज ट्रम्प टावर इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू गेट इनटू इट। सो दैट इज अ प्राउड फीलिंग फॉर all of us. And Naveen, we will start with the questionnaire because many questions are waiting for Chinmay. And Naveen, one more thing कि अपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अंकल जी सब जो भी आप देख रहे हो, प्लीज अगर अपने बच्चों को ज्वाइन करा सको, बिकॉज अभी का जो सेशन होगा वो मोर ऑफ यंगस्टर्स, मोर ऑफ ग्रेजुएट्स, मोर ऑफ बिजनेस यंग गन्स के लिए है। तो अगर प्लीज कहाँ से किसी से पीछे से ज्वाइन हो सके तो प्लीज लेट देम ज्वाइन। एंड
Naveen, go ahead. No, exactly, Rahul. You know, the purpose of this call and having Chinmay with us is to basically understand, you know, what has been the journey, और you know कैसे हमारे youngsters इससे प्रेरणा ले सके, किस तरीके से हम सीख सके कि क्या क्या hustles और restrictions आते हैं इस जर्नी में, और किस तरीके से हम restrictions और hustles को पार करके एक successful business की नींव रख सकते हैं। ऐसे चिन्मय ने जैसे बताया कि 1983 से जो प्रोसेस और जो जर्नी स्टार्ट हुआ, you know, that has been reached to a level where we are discussing it at this platform. All of us from Amit are listening to him and, you know, trying to understand the process, the journey, and, you know, to understand what inspirations we can take. So thank you, Chinmay, for this lovely presentation. You know, it's very helpful. You know, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें आपने बताया कि मैदान से हारा हुआ आदमी तो नहीं जी सकता, पर मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जी सकता. So you know, these inspirational quotes always helps कि हम भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते रहें उनको पार करते हुए अपने बिजनेस, अपने जो भी हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज और जो भी समाज के कामों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको पार करते रहें. मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, दिस इज that, you know, what was the key driving factors, you know, which has led you to join your family business? You know, जैसे आपने बताया कि you were there in London, you also did some, you know, limited time period job, and then you joined your family business. So which were the key factors which, you know, inspired you to join the family business? I think, but एक मिनट रोकूंगा. चिन्मय, नवीन और राहुल तीनों थोड़ा तुम लोगों के लिए मुश्किल होता है बहुत हिंदी में अच्छी तरह बात करना, लेकिन तीनों से निवेदन थोड़ा ज्यादा हिंदी यूज करें, इंग्लिश थोड़ा कम. नहीं ये संकल्प जी. हाँ जी बढ़िया आगे बढ़े. हाँ चिन्मय गो. आई थिंक ये चीज एक्चुअली बिजनेस में आना नहीं आना को प्लान नहीं किया जा सकता एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे सारे मारवाड़ी फैमिलीज का एक कल्चर होता है. सारे घर में सभी के पेरेंट्स अपने अपने व्यवसाय में, एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन बिजनेस. तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे कोई भी मारवाड़ी समाज या कोई भी फैमिली को आप ले लेंगे तो एक जो एंटरप्रेन्योर का जो एक माहौल होता है वो उन्हीं के घर में होता है. बट मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग रही है. जब मैं स्कूल में पढ़ता था और जब भी मेरा वेकेशन होता था तो लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो क्रिकेट के लिए भेजते थे, या कोई ड्राइंग कंपटीशन है या कोई एलोक्यूशन क्लासेस के लिए वगैरह ज्वाइन करते थे. बट मैं जिद करता था कि मुझे पापा का डब्बा लेके ऑफिस जाना है, मुझे पापा का डब्बा लेके ऑफिस जाना है. मैं पापा का डब्बा लेके भांडुप शॉप पे जाता था उनके साथ. मुझे अभी भी पता है हम स्टूल पे बैठ के पेपर लगा के खाना खाते थे. ये सारी यादें मेरे साथ जब आज सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो ताजा हो गई कि मुझे खुद को पता नहीं कि मैंने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया और कब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है. कहीं ना कहीं मैं पापा को देखता, हाथ से वो एक एक स्टॉक की एंट्री करते थे, सारा काम करते थे. दोनों जो मेरे काका हैं वो इतना एफर्ट डाल के जो बिजनेस को जो उन्होंने बनाया, तो कहीं पर सबकॉन्शियस लेवल पे वो मेरी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली चालू हो चुकी थी कि मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो कोई ऐसा पर्टिकुलरली फैक्टर अगर आप मुझे बोलेंगे कि चूज करने के लिए, हाँ, बट डेफिनेटली जब मैंने बीएमएस किया, मैंने मेरी स्टडीज को मैंने नॉलेज एक्वायर करना चालू किया, थोड़ी मुझे बिजनेस की एक ऑफिशियल ट्रेनिंग और उसकी समझ आने लगी, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, हमारा जो बिजनेस है, जो पापा और अंकल जी जो एक लेवल पे रन कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सब ने मेहनत करके बिजनेस को एक लेवल पे लाया है. मगर यहाँ से अगर उसको आगे लेके जाना है, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ या उसका जो डेप्थ है बिजनेस का, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. तो जो डेप्थ होता है बिजनेस का कि आज 2 शोरूम है, कल 3 हुए, फिर इंपोर्ट डिवीजन सेटअप हुआ, तो ये सब उन्हीं के सोच से हुआ और उनको कोई ऑफिशियल क्वालिफिकेशन नहीं मिली इसको एक्सप्लोर करने के लिए. बट मैं तो क्वालिफाइड हूँ. अगर मैं क्वालिफाइड करके यहाँ से अगर 10 गुना मेरे पेरेंट को नहीं करके देता हूँ मेरे बिजनेस की, तो मैं समझ रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं फेल हो चुका हूँ. यही मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी मेरे पेरेंट्स को, मेरे अंकल को, मेरे ग्रैंडफादर को, कि जो बिजनेस या जो भी मुकाम पे आज बिजनेस पहुंचा है, मैं यहाँ से उसको 10x ग्रो करूँ. और बस ये सबकॉन्शियस लेवल पे तैयारी होते गई कि बिजनेस में ही आना है. कभी भी वो मेरा रुझान जॉब की तरफ नहीं था. तो चिन्मय, इस पे मतलब एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है.
डेफिनेटली एजुकेशन से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, मगर मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग वो भांडुप की और विक्रोली सैनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड में, वैशाली सैनिटेशन में हुई, वैसी ट्रेनिंग मैनेजमेंट स्कूल में नहीं होती है। मैनेजमेंट स्कूल में आपको जो सिखाया जाता है, प्रोसेसेस सिखाते हैं, आप किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी सुपरफिशियल चीजें। बट जो ग्रास रूट लेवल की चीजें हैं, जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो डैड के बाजू में या अंकल जी के बाजू में बैठ के मैंने सीखा, शायद मुझे वो मैनेजमेंट स्कूल भी नहीं सिखा सकती है। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नॉलेज एक्वायर नहीं करना, हमको नॉलेज एक्वायर करना है, मगर साथ ही में जो एक परिस्थिति होती है कोई भी बिजनेस की, हर बिजनेस के एक अलग चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, उसको तो आप जब पर्सनली उस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो तभी आपको समझ आएगा। राइट। आगे चिन्मय, आप दोनों चीज को आप बताना चाह रहे हो कि दोनों चीज शुड बी बैलेंस्ड, मतलब एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड ग्राउंड लेवल काम भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपका एक कस्टमर बेस बना है, सो हाउ यू आर मेंटेनिंग दैट कस्टमर बेस, व्हाट टेक्निक्स यू आर यूजिंग, एंड हाउ वी शुड, आवर यंगस्टर्स और द अदर बिजनेस इन एनी फील्ड कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, हाउ वी शुड गो अहेड। आई थिंक 2008 की बात है, 2008 की बात है। आई थिंक 2008 में जब मैं वापस लंदन से आया था, तो तब पापा ने ये वेंचर तो ऑब्वियसली चालू कर दिया था, बट मुझे सिर्फ एक शीशे का बिल्डिंग, एक कांच की बिल्डिंग और एक चाबी मिली कि ये कांच की बिल्डिंग और ये चाबी है और इस वेंचर को चलाना है। डेफिनेटली वैशाली का एक पुश तो डेफिनेटली रहेगा, मैं उस चीज को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक कस्टमर बेस बना हुआ था, मगर अभी यहाँ से कस्टमर बेस को बहुत आगे लेके जाना था, तो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत थे। सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि ये तीनों भाई और मेरे बड़े भैया जो एक पर्टिकुलर टेक्निक से काम करते हैं, तो वो टेक्निक को मैंने एनालाइज किया कि ये टेक्निक से हम कितना आगे जा सकते हैं। उस टेक्निक को मैंने आजमाया, बट डेफिनेटली उसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी। तो 2008 में मैं आपको बोलूंगा, आज भी हमारा कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, और 2008 में भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो कंपनी का कॉर्पोरेट प्रोफाइल था। तो हमने सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रोफाइल के ऊपर काम किया। दूसरा कि डेफिनेटली दोनों शोरूम पैरेलली चल रहे थे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। अगर बॉम्बे के अंदर 500 टाइल्स की दुकानें हैं और आपका भी टाइल्स का शोरूम है, आप भी बाथरूम फिटिंग का एक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट असॉर्टमेंट जो है वो अलग नहीं है, आप जो कस्टमर को जो भी आपके शोरूम में आता है, इफ यू आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग डिफरेंट, आई डोंट थिंक सो दे विल अगेन वांट टू कम बैक टू यू। So what's very important is you need to have a very strong product assortment. और second most important factor रहा है कि digital। 2008 से लेके आज दिन तक मैं ऐसा समझता हूँ कि कंपनी को टाइम एंड अगेन जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हर बार मैंने कोशिश की है पापा से थोड़ा थोड़ा बजट, क्योंकि एक मारवाड़ी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव स्टाइल में काम करता है, और मैं समझता हूँ वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो कंजर्वेटिव विचार नहीं होता तो मेरे जैसा मार्केटिंग वाला आदमी तो साल का 50 लाख रुपए मार्केटिंग में उड़ा देगा और पता भी नहीं चलेगा। तो वो कंजर्वेटिव विचार होना एक रिमोट कंट्रोल होता है, मुझे हमेशा डर लगता है उस चीज से, तो हमेशा मैं कंट्रोल में आगे पीछे मेरा जो है वो प्रोविजन करते रहता हूँ, और डिजिटली भी कंपनी को हमने पिछले 8-10 सालों में बहुत ट्रांसफॉर्म किया। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल चिन्मय, एंड आई गेस जैसे जैसे हम लोग बात करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे सुनने वाले हैं, आई थिंक उनको भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, जो हमारे यंगस्टर है, जो बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, कुछ प्रेरणा हम उनसे भी कुछ प्रेरणा वो भी हमसे ले पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जर्नी रहा है, आपका जर्नी रहा है। एक अलग क्वेश्चन में और आपसे पूछना चाहूंगा, इन बिटवीन जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी कोई क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक सवाल चिन्मय से पूछना चाहते हैं तो प्लीज रेज हैंड करें, या फिर चैट के द्वारा भी हम हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चिन्मय, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने बात किया कि आपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया एंड देन यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कॉर्पोरेट कल्चर। सो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? जो मार्केटिंग जो एक फैमिली बिजनेस में होती है और जो एक कॉर्पोरेट में होती है, उसमें क्या डिफरेंस है, और आपको फ्रॉम फैमिली बिजनेस माइंडसेट टू कॉर्पोरेट बिजनेस माइंडसेट में चेंज करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल आए और आपने क्या क्या चेंजेस लेके आए बिजनेस के?
आई थिंक कोई भी बिजनेस आप करते हो नवीन जी, उसमें बहुत जरूरी है कि कल्चर होना तो बहुत जरूरी है। बिना कल्चर के आप एक बड़ी कंपनी बना सकते हो, मगर उस कंपनी की लॉन्जिटिविटी नहीं हो सकती है। तो कल्चर, बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप अगर आज 15 दिन नहीं हो तो भी वो वेंचर सक्सेसफुली रन हो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल्चर तो डेफिनेटली कंपनी में था, बट थोड़ा सा उसको और रोबस्ट कर दिया जब मिलाग्रो यूनिवर्स आया। एक इंटरनेशनल लेवल का हमने जब शोरूम लॉन्च किया, तो लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक कल्चर हो। आज कस्टमर कोई आपसे जुड़ा है, नया कस्टमर, तो उसका एक एक्सपीरियंस बहुत यादगार होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमने काफी सारे चेंजेस तो कंपनी में किए। काफी सारे प्रोफेशनल मैनेजर्स को हमने हायर किया। आज की तारीख में अलग अलग वर्टिकल्स को अलग अलग मैनेजर्स हैंडल करते हैं। डेफिनेटली तीनों भाई उसको मॉनिटर तो करते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज द नीड ऑफ द आवर। बट ये एक चैलेंज हमेशा रहेगा कि स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस है, उसको अगर प्रोफेशनलिज्म से उसको चलाना है, तो चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में अलग है। बट अगर मैं सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बहुत ही ज्यादा सर्विस। जब तक आप एक कस्टमर दूसरी बार घर बनाता है 10 साल बाद, 10 साल तक वो मुझे कभी भी फोन करेगा, उसका नंबर मेरे मोबाइल पे स्टोर होना चाहिए और एकदम उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स और प्रॉम्प्ट जवाब जाना चाहिए। तो ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफी सारे हमारा जो अप्रोच है वो कस्टमर सेंट्रिक किया। काफी सारे प्रोसेसेस को हमने स्ट्रीमलाइन किया, कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले ऐसे होता था कि सुबह शॉप खोलते थे और कस्टमर रेडी होता था, ग्राहक दुकान के बाहर रेडी होता था कि भाई साहब हमारे एक जेट स्प्रे छावे, एक एंगल कॉक छावे। वो कल्चर अभी नहीं है। अभी आपको कस्टमर को स्काउट करना पड़ता है। तो स्काउटिंग के लिए आपको अच्छे मैनेजर्स चाहिए, जो आपको एफिशिएंट मैनेजर्स चाहिए। दैट इज द राइट वर्ड। आप बिजनेस तो चला लोगे, मगर अगर आपके एब्सेंस में आपके पास एफिशिएंट मैनेजर नहीं है, जो आपके एब्सेंस में भी आपके कंपनी को चला सके, तो आई थिंक उस एरिया में अपने को काम करना चाहिए। और जहां तक आपने बात किया कि कल्चर की, तो आई थिंक हमने कल्चर को बहुत कस्टमर सेंट्रिक कल्चर बनाया, कंपनी के अंदर बहुत पीपल सेंट्रिक बनाया। कंपनी के जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके वेलफेयर के ऊपर हमने बहुत काम किया। तो लोग और हमसे जुड़ते गए, और आज की तारीख में करीबन 125 से 150 लोग आज पूरे ग्रुप के साथ में अलग अलग सिटीज में मिलाग्रो के साथ जुड़े हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा चिन्मय, नेक्स्ट है, आपने जैसे बताया कि लास्ट कन्वर्सेशन में कि रिमोट कंट्रोल, जो मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए हर फादर का अपने बच्चों पे। तो ये जो चीज है, मैं आज देखता हूँ कि अब जितने भी अंकल जी देख रहे हैं, सब जो यंगस्टर्स अभी बिजनेस में आ रहे हैं और जो आने वाले हैं, देयर इज अ जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप को कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे बड़ों को बच्चों को संभालना और बच्चों को बड़ों का संभालना, तो हाउ टू गो, कैसे देखना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक बहुत पर्सनल और व्यक्तिगत भी है ये, क्योंकि जनरेशन गैप एक ऐसी चीज है जो रहेगी। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं और जो मेरे हम उम्र है, मतलब मैं कोई यहाँ पर इंस्पिरेशनल टॉक तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे से और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। हर आदमी का एक अलग ही सफर है जनरेशन गैप को डील करने का, और आपको अपना खुद का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा कि आप अपने पिताजी के साथ क्या बॉन्ड शेयर करते हैं, अपने दादाजी के साथ क्या बॉन्ड शेयर करते हैं। तो ये एक चैलेंज हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी एक जो फैमिली, जैसे मैंने बताया, जो अपनी अपब्रिंगिंग रही हुई है, उसमें हमेशा फैमिली है या पेरेंट है, वो डोमिनेटिंग कभी ना कभी होते हैं। और पेरेंट्स को मेरे ख्याल से उस चीज के अलावा कि आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म्ड रखें कि आप क्या कर रहे हैं, आई थिंक अ पेरेंट रिक्वायर्स ओनली दैट मच, कि आप उनको टाइम टू टाइम आपके करियर के पाथ के ऊपर इन्फॉर्म रखें कि पापा मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मैं इस तरीके से आगे जाना चाहता हूँ। पर्सनली अगर आप मेरी बात करेंगे, आई वुड से कि मेरा टचवुड मेरे फादर के साथ में एक बहुत एक्सीलेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं सच बोलूं तो ये फोरम में मैंने कभी उनको बोला नहीं है, बट हमेशा उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया, और मेरे दिल की कोई भी बात है तो मैं उनसे बेझिझक जाके बोल देता हूँ। मेरे बोलने में कभी भी कोई फिल्टर नहीं होता है। अगर मेरे लाइफ के सबसे डीपेस्ट सीक्रेट्स भी होंगे तो शायद मेरे डैड को, लगभग मेरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता होंगे, बट पापा को सारी चीजों का पता होता है। और कहीं ना कहीं एक उनके और मेरे बीच में एक चादर मैं बोल सकता हूँ, जहां से वो मुझे देख सकते हैं, मैं उनको देख सकता हूँ, मगर हम दोनों एक दूसरे को हमारी प्राइवेसी देते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पता है कि चिन्मय की क्या रिक्वायरमेंट्स है, टाइम टू टाइम चिन्मय के क्या चैलेंजेस है। जब मेरी वेडिंग हुई तो
जो भी चीजें होती है वो हर चीज जो एक जो जनरेशन गैप में होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसके प्रोज भी है, उसके कॉन्स भी है, उसके नुकसान भी है, उसके फायदे भी है। तो हमको फायदे के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सेकेंड चीज, जनरेशन गैप की अगर आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि जब भी मैं पापा के पास कोई भी नया आइडिया लेके जाता हूँ, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं। तो वो कहीं पर भी मैं अगर कोई मिस्टेक करता हूँ तो वो हमेशा मुझे एक डायरेक्शन देते हैं, और शायद कोई बड़ी विपदा से या कोई बड़े डैमेज से मैं बच जाता हूँ। तो वो एक गाइडिंग लाइट हमेशा रहता है। तो आप उस जनरेशन गैप को कैसे देखते हो, बहुत पर्सनल है, बट उसको मैंने बताया, हर यंगस्टर को अपना जनरेशन गैप का एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। एंड सेल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, आई थिंक दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चिन्मय, इसमें वी आर वेरी लकी टू हैव कि हम लोग एक तेरापन समाज में हैं, जिस समाज में अपने संस्कार इतने स्ट्रांग है कि अपने को जनरेशन गैप मतलब मुझे नहीं लगता है किसी को आता है। बट देन टू ये मैं एड्रेस करना चाहता हूँ सभी अंकल से, सभी बच्चों से, सभी यंगस्टर से, कि ये चीजों को, जैसे चिन्मय ने बताया कि ओपन कम्युनिकेशन इज की। आज जो भी केसेस हो रहे हैं, वॉट एवर द नेगेटिविटी, वॉट एवर इज गोइंग अराउंड, दैट इज जस्ट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आज हमने एक दूसरे से बातचीत कर ली, आज जैसे चिन्मय ने बताया कि एक चादर है, एक प्राइवेसी है, बट एट द सेम टाइम वो पता भी है कि क्या कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी की बात है। एंड कीप टू बैलेंस द जनरेशन गैप। बहुत अच्छा प्रस्तुति, थैंक यू वेरी मच नवीन। Rahul and Chinmay, just to add on this thing, today is the Father's Day. Yes. So Wow. though this Cherry is a on the Western cake. culture, we don't want to just have one day for our fathers. I don't generally support this one day of Father's Day, but since हम लोग अगर आज बात कर रहे हैं Father's Day के ऊपर, so सभी सभी जैसे आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है एक्चुअली। so yeah, we wish you very happy birthday, and हैप्पी बर्थडे अंकल जी। जिस तरीके से हम लोग जनरेशन गैप और हैविंग ए फ्रैंक डिस्कशन विद फादर्स एंड आवर सीनियर्स इन होम, सो आई गेस एक मैसेज सारे यंगस्टर्स और सारे जो सुनने वाले हैं अभी सबको जाए कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन अबाउट करियर, अबाउट व्हाटएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो फादर और अपने संतान के बीच में होना चाहिए, वो हम भी उनसे कुछ सीखें। जैसे चिन्मय और उसके फादर का जो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होता है, हमारा भी सिमिलर कॉन्वर्सेशन होता है अपने फादर्स के साथ। बट जिनका भी नहीं होता है और जो अगर कुछ हिचकिचाहट होती है, तो वो एक हिचकिचाहट दूर करें। आई थिंक नवीन, वो एक ऐसा वॉल है, वो एक ऐसा पंचिंग बैग है जो कभी भी आपको नेगेटिव ओपिनियन नहीं आएगा। ये एक चीज, आप कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के बारे में ये नहीं चाहेगा कि वो वो सबसे ज्यादा खुश तब होगा जब उनका जो लड़का है वो उससे 10x करता है, उससे ज्यादा उनके लिए और कोई अचीवमेंट या उससे ज्यादा उनके लिए प्राइड और गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। नवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने चैट बॉक्स में कोई हैंड रेज किया है क्या, तारिका बापटा ने? वो भी ध्यान रखना, अगर किसी को ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन हो तो वो भी ध्यान रखना चैट बॉक्स में। कैरी ऑन। सो मैं एक क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ, उसके बाद ऑडियंस में से क्वेश्चन लेते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, जो हमारा हम एक समाज में है, हमारा परिवार, हमारे पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, एंड अगेन वी हैव इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ। So since you've been busy, आप बिजनेस ग्रो करते रहते हैं, हमारी सारी पारिवारिक सामाजिक रिश्तेदार और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है कि किस तरीके से हम लोग ये सारे I missed your question, Naveen, if you can No, I'm saying कि जो social and family responsibilities है, how do we balance those responsibilities while doing our business? How do you manage in terms of the responsibilities of families and societies and friends and everything? So I just wanted to understand. मेरे लिए थोड़ा ज्यादा टफ नहीं रहा। मुझे तो सलील अंकल जी जिधर भी है हाथ खींच के अंदर खींच लेते हैं कि ये सामाजिक कार्य करना है, यहाँ पर खड़े होना है। तो मेरे तो कभी भी सामाजिक लेवल पे जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, मैंने उसको हमेशा लेवरेज किया है। और बिजनेस भी एक ही फंडे पे चलता है कि आप जितने विजिबल हो, आप जितने आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाती है, उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उतना आपका नेटवर्थ बढ़ता है। तो मैं तो बनिया हूं, मैं तो उसमें भी यही सोचता हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है और सामाजिक कार्य करने का भी काम मिलता है, सलील जी अंकल मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं कि यहाँ पर जुड़, यहाँ पर जुड़। आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जो अपन ने जनरेशन गैप की बात की नवीन,
अगर उसको वापस हम उसके ऊपर हाईलाइट करें कि अगर हम हमारे एज फैक्टर के जो लोग हैं अगर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो जनरेशन गैप की बात अपन ने की, हो सकता है कई हद तक हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आई थिंक वो समय समय पे जिस आदमी जो व्यक्ति जो परिस्थिति में रहता है, आई थिंक वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है, अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लेता है। मगर डेफिनेटली द बैलेंस बिटवीन योर सोशल लाइफ एंड योर बिजनेस लाइफ, योर कमर्शियल लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज समथिंग यू हैव टू रियली मेंटेन। आप 10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं बट घर पे आते हैं वापस, तो आई थिंक काम को ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए एंड इक्वली यू मस्ट एंजॉय। अभी तक मैं सच बताऊं तो बैलेंस तो मैं राइट कर नहीं पाया हूं, मगर डैड आज भी 35 साल हो गए या अंकल जी वगैरह 7 बजा दैट मीन्स उनका घर जाने का टाइम हो गया है। 7-1 को भी वो बिजनेस कॉल एक्सेप्ट करेंगे, वो अलग बात है, बट ही विल बी आउट ऑफ द ऑफिस। सो आई थिंक वो एक डिसिप्लिन है कि काम भी उन्होंने किया और साथ साथ में परिवार को भी इस गति से उन्होंने तीनों भाइयों ने मिलकर जो बढ़ाया, आई थिंक वो सीखने लायक है उनसे। बिल्कुल सही। मैं नवीन, मैं एक बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जैसे इसने चिन्मय ने कहा, लेकिन आप चिन्मय क्या देखते हैं यंगस्टर को सामाजिक फील्ड में, सोशल फील्ड में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और बिजनेस को साथ में रखते हुए कैसे वो सोशली जस्टिफिकेशन करेगा? नहीं, आई थिंक जरूरी है बाबू अंकल जी, मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं पर अगर हम जुड़ सकते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है तो हमको जुड़ना चाहिए। बट ये जैसा मैंने बताया अंकल जी, बहुत व्यक्तिगत विचार पे इसको लिया जा सकता है कि कोई आदमी मोटिवेट नहीं होता है, कभी कभी एनकरेज नहीं होता है। मगर कैन यू हियर मी? नो इट्स फाइन गो अहेड। ओके, तो आदमी सेल्फ एनकरेज होना चाहिए आई थिंक सोशल वर्क करने के लिए। इन आवर फैमिली तो लगभग सारे लोग काफी एनकरेज्ड है, कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है तो हम हमेशा उसमें एक्टिव रहते हैं। मगर यस, एक मैसेज तो मैं जरूर ये दे सकता हूँ कि हमको सभी को एक संकल्प तो ये लेना चाहिए कि आज तेरापन समाज कम से कम जो इतने लेवल पे आज नरेंद्र मोदी जब अपने गुरु आचार्य जी के लिए 15 मिनट निकाल के आज राष्ट्रीय लेवल पे जब गुरुदेव के बारे में बात करते हैं, तो आज अपने पूरे समाज के लिए कितनी गर्व की बात है। और मैं इतना एनकरेज हो गया वो सुनने के बाद कि शायद हो सकता है मेरा मोटिवेशन 20% ही अगर होगा सोशल वर्क या सामाजिक कार्य पे जुड़ने का, तो अब वो शायद 20 से 50% हो गया होगा अंकल जी, या 55% या 60% हो गया होगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस को आप यंग है, आप में वो स्पीड है, वो एजिलिटी है, तो दोनों का बैलेंस जैसा मैंने बताया वो रखना बहुत जरूरी है। मगर कहीं पर भी अंकल जी आपको हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा खड़े हैं और जितने लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जोड़ने की। जिनमें बिल्कुल आपने सही बताया। और जिसमें एक खाली इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, सलील अंकल जी, जैसे आज ये प्लेटफॉर्म हमें आपने दिया, इसमें बिजनेस रिलेटेड बातें हैं, इसमें सोशल कनेक्टिविटी की बातें हैं, और यही चीजें अगर मैं सीनियर अंकल जी सब जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि जैसे मैं बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ, मैं थोड़ा सा बैक रहता हूँ, पीछे रहता हूँ, पापा जी फ्रंट में जाते हैं और कर रहे हैं, बट हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा ये कुछ मिलता रहे जिसमें बिजनेस एंड सोशल ये दोनों की एक बॉन्ड हो, जिसमें वी कैन ग्रो। एंड हम लोग का, हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, एंड व्हाई वी सर्च आउटसाइड, हम लोग बाहर ढूंढते हैं नेटवर्क, डेटाबेस, अपने पास इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल नेटवर्क है, इतने एलिजिबल, ये प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जो हमें आगे फ्यूचर में और बढ़ा सके। करेक्ट। आई थिंक सलील अंकल जी, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज, मतलब जैसे बड़े बड़े कम्युनिटीज के एक्सपोज होते हैं, कभी अगर ऐसा अवसर हमको मिले कि आमेट मित्र मंडल का एक एक्सपो ऐसा हो, शायद हो सकता है बहुत लोग आमेट में अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, पास्ट में एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो गया है, अगर आमेट मित्र मंडल का एक ऐसा गैदरिंग हो जहां पर मतलब बिजनेस रिलेटेड गैदरिंग हो, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आमेट के अंतर्गत ही वो बिजनेस रोटेट हो, रिवॉल्व हो, हम एक दूसरे की सहायता करें। जैसे ऑलरेडी जीटो एक एक्टिविटी रन कर रहा है, तो काफी जब भी मैं जीटो का नाम लेता हूँ, आज जीटो की वजह से मेरे को सलील अंकल ने जीटो से जोड़ा, मैं काफी टाइम से डिस्टेंस में था, बट जैसे ही सलील अंकल जी बोले कि अभी का अभी चेक दे, आज लास्ट डे है, तेरे को तो मेंबर बनना है, मैं मेंबर बन गया। और बिलीव मी बाबू अंकल जी, मैं बोल रहा हूँ, जीटो से जुड़ने के बाद जितना मुझे बेनिफिट मिला बिजनेस के अंदर, आई थिंक काफी हद तक मैं काफी इंप्रेस हो गया। तो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी कल को अगर आप प्लान करेंगे, तो मैं उस लीग में सबसे आगे रहूंगा, मतलब खड़ा रहूंगा, कुछ भी अगर मेरे लायक काम हो। अभी तो चिन्मय, राहुल और नवीन,
ये प्लेटफॉर्म तो अभी तुम लोगों के हाथ में है, मैं और तुम लोगों को ही प्लान करना है। और अभी अध्यक्ष भी अपने नवरत्न और भरत थोड़ा एक और यंग, तो आप लोगों को सबको टीम को करना है एंड आगे बढ़ाना है। एक सारिका बाफना हैंड रेज किए हुए हैं, मैं सारिका से कहूंगा कि वो अपना प्रश्न चिन्मय से पूछें। सारिका बाफना। हाँ जी, जय जिनेंद्र। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि आपने सब अपनी जर्नी बताई पूरी बिजनेस की, फैमिली की, पर इस चीज में एक अपनी घर मतलब अपनी वाइफ का भी एक रोल रहता है। तो मतलब मुझे ये पूछना था कि हमारे समाज में मतलब इतनी शिकायतें रहती है कि आपके हस्बैंड कहीं पे आते नहीं है, मतलब इतनी बिजी लाइफ में आप कैसे मैनेज करते हो सब प्रोग्राम वगैरह में जाना? मतलब कभी कभी जब भी हम बहुत बिजी रहते हैं, काफी सारे प्रोग्राम हम अटेंड नहीं करते हैं, फिर हम लोग को वो जो अपने एक वर्ड है कि ओरमा मिलता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो चिन्मय जी वो कंप्लेन आपने जो भाभी जी जो कंप्लेन बोली है वो मेरे यहाँ पर भी है, तो मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ कि वो कंप्लेन नहीं है। मेरा थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं 14 घंटे भी काम कर सकता हूँ, मगर वो कभी कभी एक ऐसा होता है कि पापा बोलते हैं अब तू घर आ जा, इतना टाइम क्यों, जरूरी थोड़ी ना है ऑफिस में बैठने के लिए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपने जो टच किया वो बहुत सही है, हमको समय देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उस चीज से मैं ये समझता हूँ कि हमारी एफिशिएंसी बहुत कमजोर है। अगर मैं दोनों के बैलेंस को स्ट्राइक नहीं कर सकता हूँ कि सामाजिक लेवल पे या जैसा आपने बताया कोई भी फंक्शन वगैरह है, वहां मेरी उपस्थिति बहुत जरूरी है। और अंकिता को भी काफी कंप्लेन रहता है कि मुझे टाइम नहीं देते हो, आपने मुझे कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन में नहीं जा पाता हो, तो वो कंप्लेन हमेशा रहती है। बट डेफिनेटली आज आपने मुझे पब्लिक फोरम पे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं उसके ऊपर काम जरूर करूंगा। सब बिजनेस रिलेटेड हो रही है, ये पर्सनल बिल्कुल बहुत अच्छी क्वेश्चन था ये। Naveen. No, I agree. Your personal life, family life, business life, everything is important. नहीं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है नितिन कि जब हमारा जो एज एक फैक्टर है, वो मतलब हमको मतलब मुझे तो मतलब काफी भाग दौड़ जो भी छोटा मोटा जो काम का रहता है वो तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहती है, तो ये है मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ। मगर जितना भी दे पाता हूँ आई एम श्योर इफ अंकिता इज देयर ऑन द व्यू समवेयर शी विल एग्री कि व्हाटएवर आई कैन मेक इट अप फॉर दैट। No, this struggle is everywhere. I can take a vouch for myself कि ये struggle सबके साथ है, हमारे साथ भी है कि काम में ज्यादा समय जाता है, फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं। But again, we always try. राहुल, you want to ask next question? अगर viewers में से किसी और को question पूछना है कोई भी टॉपिक पे, राकेश जी कोठारे from Surat, he wants to ask something. Sure. So राकेश जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। राकेश जी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय जिनेंद्र। चिन्मय जी छाजेड़, सबसे पहले आपका सूरत में बसे हुए सभी आमेट वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही इंस्पिरेशनल ये प्रोग्राम चल रहा है। और सबसे पहले मैं सलील जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि अपने पिताजी के निधन के बावजूद आपने सारी जो ये सांसारिक क्रियाक्रम थे वो सब निपटने के बावजूद बहुत शीघ्र आप इस प्लेटफॉर्म को बहुत जल्दी हम सब लोगों के बीच में लेके आ गए। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मेरा चिन्मय जी से एक ही प्रश्न है कि हम भी यहाँ सूरत में एक सन्मय का डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन है हमारा, तो आज की जो मार्केटिंग कंडीशंस है, तो मार्केटिंग कंडीशंस के अंदर आप देखिए कि कितनी सारी कंपनियां इस मैदान के अंदर, और सभी का अपना अपना रिव्यू रहता है, सभी का अपना अपनी स्ट्रेटेजी रहती है सेल के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर एक छोटा मार्केट है, अगर उसमें अगर अपन मार्केटिंग को इस आपके जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से ले जा सकते हैं, किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं? बॉम्बे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे सूरत जैसे छोटे से एक प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई मार्केटिंग लेवल पर अगर ऊपर लेके जाना चाहे तो किस तरह से हम लेके जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत ऐसे मार्केट बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता हूँ टियर 2 के सिटीज के ऊपर, मगर आई थिंक जो नेक्स्ट 5 to 7 years जो या 10 years में मार्केट अगर राकेश जी जरूर देखता हूँ तो ये टियर 2 सिटीज के मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है। मगर जैसा मैंने बताया हर इंडस्ट्री का एक जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत जरूरी होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा राकेश अंकल जी की किस तरीके से आपका बिजनेस व्यवसाय जो चलता है। अब बहुत मारवाड़ी बिजनेस जो है वो कैश के इकोनॉमी के ऊपर चलता है, तो जब तक आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएंगे या जब तक आप कोई भी बिजनेस नॉट पर्टिकुलरली इन योर्स एनीबडी जो अपना एक व्यवसाय थोड़ा तो कैश इकोनॉमी उसके अंदर रहती है, मगर जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं लाएंगे, जीएसटी जैसा इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया, अगर ये भी अपॉर्चुनिटी को हम लेवरेज नहीं करते हैं अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं हम आज के समय के साथ हमारा तालमेल बिठा नहीं पाए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना रातों रात वो नहीं हो सकता अंकल जी, ग्रेजुअली उसको धीरे 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 कम करना पड़ेगा। जैसे मेटल इंडस्ट्री में मैं कभी किन लोगों से बात करता हूँ, मेरी रुचि रहती है कि मैं खाली टाइल्स और इंडस्ट्री वाले लोगों से बात नहीं करूँ, क्रॉस इंडस्ट्री वालों से बात करूँ। अब जीएसटी की वजह से सारे मेटल इंडस्ट्री वाले जो एक कैश इकोनॉमी के ऊपर पूरी एक पूरी साइकिल चलती थी, उन लोगों को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आप सोशल रेलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने लेवल पे अंकल जी, हम बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो कि मीडियम स्केल बिजनेस हो, अगर आप हर बिजनेस अगर अपने लेवल पे एक डिजिटल रेलेवेंस उसको क्रिएट करे अपने ब्रांड के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आपका कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है पिछले 3 से 4 साल में। पहले जब मैंने शुरू किया, मैं छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करता था सोशल मीडिया के अंदर, अब हमने बजट हमारे सोशल मीडिया के स्पेंडिंग के ऊपर बहुत बढ़ा दिया है। तो पहला राकेश अंकल जी, जैसे मैंने बताया पहले कि एक स्टाइल था काम करने का, लोग आप तक कस्टमर आते थे सुबह और शोरूम खोलते थे और ग्राहक खड़ा होता था बाहर। अब वो कल्चर नहीं है, अभी हमको कस्टमर को ढूंढना है। तो आई थिंक जो मार्केटिंग चैलेंजेस आपके इंडस्ट्री में क्या है वो आप ही को पता है, मगर जब तक हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएंगे, आई थिंक वो, और जनरली सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए, मगर मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि पापा ने ये चीज को बहुत पहले भाप लिया, या अंकल जी ने ये चीज को बहुत पहले भाप लिया कि जब तक हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएंगे, आज हम इंपोर्ट डिवीजन में है, अगर आज हम कोई भी तरीके का अगर हम मस्ती करते हैं तो इमीडिएटली पूरे ग्रुप के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सिस्टम में जब तक नहीं आएंगे, आप एक्सपैंड कर पाएंगे मगर एक लिमिटेड एक्सपेंशन ही कर पाएंगे। राइट, चिन्मय, सो रोक रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब बोलो। नवर्तन जी के सुपुत्र लंदन से भी जुड़े हुए हैं, वो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे। लोकेश, वेलकम। लोकेश नवर्तन, आप उनको लोकेश को अनम्यूट कर सकते हो आप ढूंढ के। लोकेश के नाम से होगा, देखो ना, देखता हूँ। तब तक आगे बढ़ो नवीन। हाँ, तो जब तक लोकेश को अनम्यूट करते हैं, मैं यहाँ पे 3 चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। जो अभी राकेश जी और चिन्मय का जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हमने बात की, और दूसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग की जो बात की। आई थिंक दीज आर जो ये 2 नए चीज है जो आज के बिजनेस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करें। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल टूल्स है उनका किस तरीके से उपयोग कर पाए। तीसरी चीज बोलूंगा मैं, उसके पहले अगर नवरत्न जी के सुपुत्र अगर अनम्यूट हो गए तो यू कैन टॉक। हाँ लोकेश, अपनी बात रखें। हाँ, जय जिनेंद्र साहब, एम आई ऑडिबल? यस लोकेश, या हाँ। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसे ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम्स आल्सो, हाउ कैन वन ग्रो और वन reach out to people for marketing, or how to grow his or her customer base, or what alternatives can one have during such lockdown times as well, so that business पे ज़्यादा impact ना हो? That's the basic question. Correct. So I think it's Chinmay, this question, and you can club one more question, के post lockdown, post corona, post covid, what will be the business scenario and how we can grow it? मतलब लॉकडाउन पीरियड एंड आफ्टर, अभी पोस्ट कोरोना के बाद, अभी दोनों चीजों को कैसे कोप अप करना है, तो यू कैन जस्ट हैव ऑल टुगेदर आंसर।
करेक्ट। आई थिंक लॉकडाउन में भी हम बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में अगर बात कर सकूं तो आई एम श्योर सब लोगों ने जूम को लेफ्ट राइट एंड सेंटर यूज किया, मगर हमने हमारे इंडस्ट्री में एक पैटर्न चला, तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज रन की, हमने कैंपेन्स रन किए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये था कि एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि जो कस्टमर हमको आधा एक घंटा ऑफिस के बाहर, या कोई बड़ा डेवलपर हमको 1 घंटा बाहर बैठा के रखता था, अब रिवर्स हो गया। जब मैं वो कस्टमर को फोन करता हूं तो वो 1 घंटा मुझसे बात करता है। तो मेरी जितनी भी क्लाइंट डेटाबेस थी, मैंने लगभग सारे कस्टमर्स को फोन किए, मैंने उनसे बातचीत की, उसमें काफी सारे क्रॉस इंडस्ट्री वाले लोग भी थे। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका एक नॉलेज आ गया था कि जब मैं ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किसी से बात करता हूँ, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में किसी से बात करता हूँ, मैं ऑटोमोटिव जो कार्स वगैरह की जो इंडस्ट्री है उसमें किसी से बात करता हूँ, तो मुझे लगभग काफी आइडिया आया कि किस तरीके से लोग कोप अप कर रहे हैं। तो पहला 10 दिन तो मेरा इसी तरीके में निकला। उसके बाद मैंने अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने एक कैंपेन रन किया डिजिटली, जो अवेलेबल है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। हमने करीबन 30 एपिसोड रन किए, जो बॉम्बे के टॉप डिजाइनर्स हैं उनके लिए कैंपेन रन किया। सो आपके बिजनेस में क्या मॉडल है वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। आई थिंक ये 60 दिन मैंने कितने लोगों को बात किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये 90 दिन मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दिन है, कि जो चीज मैं पिछले 20 सालों में नहीं कर पाया, लोगों ने वो सारी चीजें ये 60-70 दिनों में। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने कितना नॉलेज ये 60 दिनों के अंदर गेन किया, आपने लॉकडाउन में खुलने के बाद आपने कितना स्ट्रैटेजी और कितना प्रिपेयर्डनेस किया। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर पाए। जिस दिन लॉकडाउन खुला 8 तारीख को हम फर्स्ट डे जब मिले, हमारे पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ जो भी काम था, मगर हमारे पास काम था। क्यों? क्योंकि हमने वो 70 दिन काम किए। हमने 70 दिन, हमारी जो टीम थी, हमारे इंटरनेशनल जो पार्टनर्स थे, उन्होंने ट्रेनिंग की, उनको और मजबूत बनाया, हमने रोल मॉडल प्लेस किए, हमने एक दूसरों को बात किया। मैंने कस्टमर बन के, मेरे सेल्स जो फोर्स है, जो मेरे मैनेजर्स है, उनसे मैंने बात की कि कैसे कस्टमर क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को हमको और बड़ा अच्छा करना है। सी, बिजनेस वाज नॉट कमिंग, वी ऑल न्यू कि बिजनेस नहीं आएगा ये 70 दिन, क्योंकि हम तो दुकानदारी वाले लोग हैं, अगर देसी भाषा में बात करूं, शोरूम चलाते हैं। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपने वो 60 दिनों में अपना प्लानिंग कैसे स्ट्रॉन्ग किया। आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, और आपने अपनी एफिशिएंसी और कितनी बढ़ाई। लोकेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है और तुमने लंदन लोकेश से एक बात करना चाहूंगी। लोकेश, आज तुमको इस वेबिनार में जुड़ने का क्या एक मोटिव मिला, क्यों जुड़े तुम भी हमारी बात, तुम्हारी अपनी बात रखो। मेनली मेरा एक ही मोटिवेशन था कि हाउ आर पीपल डूइंग बिजनेस स्टिल ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो चिन्मय की जब मैंने बात सुनी तो मैंने उनका वेबसाइट भी एक्सप्लोर किया, तो वो उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने जो बोला ऑलरेडी कि ही वाज कंप्लीटली इन कांटेक्ट विद ऑल द क्लाइंट्स और ऑल द कस्टमर्स, एंड उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स से भी कांटेक्ट में थे, तो वही मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका कि ही वाज कंप्लीटली ऑलवेज इन कांटेक्ट विद पीपल and his company. So preparedness is something which I acknowledge, and it was very good, so I appreciate it. Yeah, thank you. So that was the motivation. सलील, अभी मैं जी आज सलील जी, बहुत अच्छा, काफी लोग यंगस्टर जुड़े हैं और समय भी काफी हो चुका है। सलील भाई, मैं चिन्मय ना आमेट में कई सब बहुत चीज अच्छी लगे थे ना, आमेट की कई चीज अच्छी लगे, क्योंकि आमेट वासी बहुत बढ़िया सका है। और अगर चिन्मय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। मुझे मारवाड़ी में दूं कि हिंदी में? अरे नहीं, मारवाड़ी मारी बात हूँ क्योंकि आजकल का घर में, हाँ बेटा 1-2 मिनट के लिए आप मारवाड़ी पे जावा। एक तो थने आमेट का बारे में थारी कई राय एक, और आमेट में ऐसी कई चीजें थने बहुत प्रभावित करे, बहुत अच्छी लगे आमेट की। भाई एक बात दे 1 मिनट में। आज तो मैं डेफिनेटली अंकल जी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए मारवाड़ी में सलील अंकल जी बोलना, बट कोशिश करूंगा कि प्रभावित तो हूँ डेफिनेटली आज हूँ अंकल जी, क्योंकि मैंने मेरे गांव को कभी याद नहीं किया, मगर आज मेरे गांव ने मुझे याद किया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिस गाँव को शायद मैं कभी आमेट मित्र मंडल के प्रोग्राम को मिस कर देता था, मगर आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गांव ने मुझे याद किया। उससे बड़ी चीज मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। जो शायद मैं ये फोरम पे बोलूं कि मैं अभी से कभी भी, पापा मुझे हमेशा बोलते तू आमेट मित्र मंडल क्यों नहीं आता है,
मैं उसको इग्नोर करता था, एक्सक्यूज करता था। और दूसरी चीज, आमेट की सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो आमेट जाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये रहता था अंकल जी कि बेटे एक स्टेशन पे एक रबड़ी वालों है, वो रबड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो वो रबड़ी है और सत्तूरी कचौरी है, तो जदी भी मेरे को तो दबा के मतलब खाने का मन होता था, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता था कि आमेट जाना है। और मेरे दोनों दादाजी हैं, छोटे दादाजी, उनका भी एक बार सत्तू की कचौरी खाई ले, सत्तू की कचौरी में खाई ले तो तने याद रही, नहीं तो तू भूल जाई। नहीं चालू है बाणो अटे, सत्तू की दुकान चालू है, मैं जय सब खाई सकता। एक क्वेश्चन। हेलो, हाँ सलील भाई, सलील जी, तुम दोनों से राकेश कोठारी सूरत से, राहुल और नवीन, हाँ सलील, इनमें से पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा। इनके हो गए शायद क्वेश्चन, नहीं एक पढ़ने चालू है अभी, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं और इनके क्वेश्चन बाकी है अभी। तो ये तो दोनों बहुत महारथी है, नवीन और राहुल, ये तो पता नहीं कितने कर लेंगे। ये दोनों ही मुझे पता है कि जब राहुल में से 1 घंटा बात कर सकता है तो चिन्मय से कितना नहीं, क्वेश्चंस ज्यादा बाकी नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस हम सलील एक बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल मेरा लड़का नहीं, लेकिन आपने जो विजन के साथ में काम किया, सच्ची ये मीटिंग देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई बाहर के लोग करे, एकदम प्रोफेशनलिज्म था इसमें, इनका क्वेश्चन पूछने का ढंग, इनका कॉन्फिडेंस। मुझे राहुल के बारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो एक सोशल मीडिया पे आके इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। ये ड्यू टू आपके जो आप किसी आदमी को परीक्षा कर लेते हो, उसको परख लेते हो। सच्ची नवीन और राहुल ने और चिन्मय ने जो 3 की जोड़ी चली ना, बहुत अनबिलीवेबल, बहुत मजा आया सुन के। भाई साहब अपने बेटे को कम मत आका करो। नहीं वो मैं बेटे को ही नहीं, मतलब मैं आज नवीन कितने और चिन्मय किस ढंग से क्वेश्चन का आंसर दे रहा था और हमारे यंगस्टर के लिए। हाँ एक मेरा राहुल, नवीन, तुमसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूंगा, उसको न तो सुरेश जी बेसा और न लाल सा कोई अदरवाइज ले। एक बच्चा जो बॉम्बे में पढ़ा हुआ है, लंदन में पढ़ के आता है, और उसकी शादी की बात उसके मामा साहब किशन जी बात करते हैं, और तुम उसमें हाँ भले, तो वो राज क्या था वो बता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें ऐसा था सलील अंकल जी, वो बात मैं आपको उसके लिए ब्लेम करना चाहूंगा। सलील अंकल जी, मुझे उस खूंटे में अटकाने में जो सबसे बड़ा प्रयत्न आपका रहा सलील अंकल जी, उससे ज्यादा किसी का नहीं रहा। क्योंकि सभी को मैं बता दूं, मेरी वाइफ अंकिता जो है सलील अंकल जी के यहाँ पर इंटर्नशिप करती थी, और फर्स्ट टाइम जब मामा साहब का वहां जाना हुआ और उन्होंने अंकिता को देखा और मामा साहब ने पापा को बताया, तो मैं काफी लोगों से मिल चुका था, बट जब मैं अंकिता से मिला तो मैंने काफी सारी उससे, मतलब पहले तो ऑफिशियली तो पापा ने मिलाया, बट मैं उसके अलावा 3 बार और अनऑफिशियली मिल चुका हूँ। पापा जी भी है शायद मेरे तो मैं 3 बार अनऑफिशियली मिल चुका था। मन नहीं भरा था कि पहली बार में मैं जान नहीं चुका हूँ, तो मामा साहब का डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट थे वो, बट कहीं ना कहीं वो मेरा व्यक्तिगत हाँ ही थी। कहीं पर भी मामा साहब को लेके उसमें कोई नहीं, बट मामा साहब डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल थे। As we discussed, मुझे पता था कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आने वाला आपके लिए। और वो सरप्राइज क्वेश्चन अली सलील अंकल जी की तरफ से ही आ सकता है, और कहीं से चलो सब। हाँ, तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 बातें जो राकेश जी ने बताई, उसमें से 2 हमने ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म, और तीसरी बात जो उन्होंने शुरुआत की कि किस तरीके से आदरणीय सलील जी ने इस प्रोग्राम की रचना की और एक तरह के सूत्रधार हुए। इवन उनके डैडी की डेथ रिसेंटली हुई और वापस से इन्होंने सोशल लाइफ में आके ज्वाइन करके हमारे को आगे बढ़ा के प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए दिया। आई थिंक राहुल, जैसे सलील जी ने बोला है कि दिस प्लेटफॉर्म इज नाउ आवर्स, वी कैन टेक डिसीजन एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ये जो पर्सनालिटी है वो सलील जी को होना चाहिए कि किस तरीके से सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए एक लेवल तक पहुंचना, नेशनल लेवल। आई थिंक वी शुड हैव द नेक्स्ट। नवीन, बिल्कुल आप सही हो, और हम इंस्पिरेशनल लीडर्स, मोटिवेशनल लीडर्स का यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। हमारे घर में इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लीडर्स है, सलील अंकल जैसे बहुत सारे अंकल जी, जिन्होंने सबका एक पर्सनालिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में बहुत कुछ है, देयर इज एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट वी हैव टू टैप ऑन इट। एंड जैसे सलील अंकल का सुपरविजन रहेगा, हम ये सब यंगस्टर्स जुड़े और ये प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाएं। दैट इज व्हाट इज द की।
क्योंकि चीजें छोड़नी नहीं है, चीजों को आगे लेके जाना है। बिजनेस सिनेरियो बहुत चेंज होने वाला है आफ्टर दिस कोरोना। सो हमें नेटवर्किंग, सोर्सिंग, कनेक्टिविटी, सोशल, एवरीथिंग शुड बी ऑन अ ट्रैक। नवीन, या एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से वेटिंग रूम में उनको जोड़ो ना। और मैं आप लोगों को मतलब ये भी बोलना चाहूंगा, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप आमेट के हो, ये हमेशा एक प्राउड फील करो। और आप जैनी हो, सब यंगस्टर को दो चीज का हमेशा प्राउड होना चाहिए, आप जैन हो और आप हमारे गांव आमेट से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैं अक्सर विनोद जी कच्छारा की एक बात कोट करता हूँ, जब भी वो कहीं खड़े होते बहुत प्राउडली वो बोलते हैं कि आमेट अगर बंबई में से माइनस कर दो सोशली में, तो आमेट के बिगर ये सोशल का कुछ भी स्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं बन सकता। मतलब आमेट का इतना होल्ड आमेट वासियों का, तो आपको प्राउड होना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा लगा। और बस अपन सलील जी, एक लास्ट में कमेंट करना चाहूंगा, सॉरी एक लास्ट कमेंट करना चाहूंगा। हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे। विपुल पीतलिया भी वो आमेट से हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहा था, शायद वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो तुम्हारी बात आगे रखो। हाँ, तो क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहे तो मैं खाली इतना ही बोलना चाह रहा था कि जैसे राहुल ने बताया कि ऑब्स्टिकल्स और आफ्टर कोरोना केसेस और कोविड सिचुएशन, ऑब्स्टिकल हमारी जिंदगी में आए। आज मैं अपने पापा से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताई कि काट लेना हर कठिन मंजिल को कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत होनी चाहिए। सो आई थिंक ये जज्बा जो है आगे बढ़ते रहने का, जिस तरीके से चिन्मय ने बताया, राहुल ने बताया और बाबूलाल जी अंकल ने बताया कि हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहना चाहिए, सतत प्रयत्न करता रहें। सो आमेट में से तो हम गौरवान्वित तो है ही है कि हम आमेट के पार्ट हैं। सो ये मेरी एक लास्ट बात थी। आई थिंक अगर विपुल अनम्यूट हो जाए तो वी कैन टेक हिम ऑन। नवीन, एक चीज है, हमारा एक ग्रुप है जो टेलीग्राम पे है, आमेट परिवार। उसमें आमेट डेली 4-5 क्वेश्चन रमेश कटारिया जो विक्रोली से है बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी युवकों से भी कहना चाहूंगा जो आमेट में नहीं गए या आमेट में जिनका जन्म नहीं हुआ है, आमेट वासी है, वो अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अच्छी तरह जान पाएंगे, तो जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात है, एक पहले प्रतियोगिता हुई थी भाई नवर्तन जी के, और हम दूसरा ये जाने हम जल्दी आपके समझ लेके आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता रहेगी और भाई रमेश कटारिया बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उसका लड़का प्रथम टेलीग्राम जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया, सलील आपकी और मेरे आमेट को जाने, वो आज सत्तू की कचौरी या चंदूबा के मिर्ची वड़े या इसमें, तो मैं चाहूंगा सब जुड़े। और जहाँ तक भाई राहुल की बात है, मैंने बाबू भाई साहब को आज दिन में साहब हमारी अपनी एक इनिंग खत्म होने को आ रही है और ये बच्चे अंकल जी आवाज ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं आ रही, अब आ रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। आगे नवीन और राहुल। अरे रमेश को बोलना चाहते हैं, रमेश को। अरे एक मिनट, कोई सुशील, हेलो सुशील जी डूंगरवाल कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं बार बार। हाँ नवीन, हाँ सुशील जी, हाँ सुशील जी डूंगरवाल को लीजिए ना आप। अनम्यूट करो सुशील। हाँ चैट बॉक्स, सुशील अपने आप को अनम्यूट करो। सुशील जी हाँ अनम्यूट करो अपने आप को। नवीन जी सुशील से हो रहे ना आइडेंटिफाई का दिख रहे हैं ना? सुशील आइडेंटिफाई तो नहीं हो रहा, उनका क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। हेलो, हाँ चैट बॉक्स में उनको, हाँ ये सुशील डूंगरवाल। हेलो, यस सर, हेलो सर, आप सब मुझे सुन सको? हाँ सुशील अंकल, आई कैन हियर यू। हाँ तो मैं थोड़ी मारवाड़ी में बात करूँ अगर आपने सुबह ने बुरो नहीं लगे तो। तकलीफ नहीं भाई साहब। जो मेट्रो प्लेटफॉर्म है, अपनी मातृभूमि रो प्लेटफॉर्म है, तो अपनी भाषा में बात करना सब अच्छो है। जिनमें जी आपने, मैं एक बात आपने एक सवाल नहीं पूछ सकूं, एक अपनी राय जानना चाहूँ कि ग्रोथ जो बिजनेस में, मैं आपको पूरा प्रोग्राम देख रही हूँ जेने जो ग्रोथ होवे बिजनेस में, एक होवे ग्रोथ बाय फ्लूक और एक होवे ग्रोथ बाय कन्विक्शन। ओके, एक लेवे प्लान्ड ग्रोथ, एक लेवे अनप्लान्ड ग्रोथ।
आने दोवाने किकर अपन टैकल कर सका लाइफ रे मायने या अपन किकर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आज जो 4 महीना पहले जूम प्लेटफॉर्म कई है तो किने बिठा को दिए तो आज अपन सब लाखों करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म में 3 महीना महीना आई जहाँ टोटली फ्लूक रे ला रहे हो, कोविड रे ला रहे रही हो। तो अपन बिजनेस में अपा कितो कन्विक्शन को ग्रो कर सका और कितो फ्लूक को ग्रो कर सका। बहुत अच्छी बात है सुशील जी, अच्छी बात है। गुड सुशील अंकल जी, first of all brilliant question, but what I feel सुशील अंकल जी की conviction की जहां तक बात आई, जो मैंने बताया कि preparedness, तो conviction आपको तभी आ सकता है जब आप prepared हो। कन्विक्शन आपको तब नहीं आ सकता जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, आपका जो जर्नी रहा है, आपने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े किए हुए, तो जब आदमी प्रिपेयर्ड होता है, जब इंसान को पता होता है कि उसको कहाँ जाना है, उसके सामने एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, और वो सारी तैयारी वो जर्नी के दौरान करता है, तो वो डेफिनेटली एक प्रिपेयर्ड ग्रोथ ही हुआ, मैं समझूंगा। अब जैसे जब मुझे 2008 में जब सुपरवाइज करने के लिए बिजनेस दिया गया, तो तब 2 साल शायद मुझे उसको प्रिपेयर करने में लगा कि मैं क्या करूं, या साल भर मुझे प्रिपेयर करने में लगा मैं क्या करूं। तो डेफिनेटली इसको मैं समझूंगा कि प्रिपेयर्ड के द्वारा ही ये ग्रोथ हुई है। मगर यस, कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जहां पर आप फ्लूकली भी ग्रोथ कर जाते हैं, जैसे आपने जूम का एक जो सबसे ज्यादा एग्जांपल दिया। सो ऐसे कई बिजनेसेस है जो अचानक से फ्लूक में बहुत बड़े बन जाते हैं, और एंटरप्रेन्योर को पता भी नहीं होता है कि उसके बिजनेस में इतना पोटेंशियल है। तो आई थिंक हर एंटरप्रेन्योर को रियलाइज करना चाहिए कि अगर वो फ्लूक से इतना बड़ा बन सकता है, तो एफिशिएंट लोग अगर उसके बिजनेस के साथ जुड़े और बहुत अच्छे मैनेजर्स को, प्रोफेशनल मैनेजर्स को कंपनी के साथ जोड़े, तो जो अनफ्लूक्ड ग्रोथ है, जो फ्लूक्ड ग्रोथ है, वो मतलब ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत एक पर्सनल एस्पेक्ट है। मगर जहां तक अगर मिलाग्रो की बात करें, तो डेफिनेटली द ग्रोथ हैज बीन प्लान्ड, उसके ऊपर काफी तरीके से ध्यान दिया गया है विद ऑल द सुपरविजन ऑफ माय अंकल जी एंड पापा। बट हाँ, क्वेश्चन को अगर आपने बात किया कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो फ्लूकली ग्रो कर जाते हैं, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कौन से बिजनेसेस फ्लूकली ग्रो कर जाते हैं। एक वड़ा पाव वाला भी जो थाने में ठेले पे बैठा है, वो दिन में बहुत सारा काम कर जाता है, और हमारे यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होता है। बट कोई आदमी वड़ा पाव के बिजनेस को भी ऑर्गेनाइज तरीके से करे, तो उसको मैं बोलूंगा कि वो ऑर्गेनाइज ग्रोथ है। मगर जब उसको उसके पोटेंशियल्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं समझूंगा वो फ्लूक ग्रोथ। तो आपके पोटेंशियल्स को रियलाइज करना। आपकी बातों मैं पूरी सहमत हूँ। मेरा सवाल पूछना तरीको यो है तो, या मेन कारण यो है तो कि अपन जो मारवाड़ी फैमिलीज रहे ना, 90% ऑफ द टाइम यूज रहे कि भाई भिसारी दुकान है, उठे जाइन बैठना है, और फ्लू को ग्रो कर रहा। तो उन महीने अपन किकर चेंज लेना है, किकर प्लान करने, अपना नेक्स्ट जनरेशन में किकर प्रिपेयर करना, उन ग्रोथ रे महीने उन वास्ते में बात करना चाहिए। बहुत अच्छा करिए आप, थैंक यू सर। बहुत अंकल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। जैन रमेश है, उसने हैंड दिया है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चंस ही हम लोग ले पाएंगे। बस अभी अपन सीमा है। नवीन उसको समापन की ओर बढ़ेंगे, टाइम काफी हो चुका है। एक आध क्वेश्चन किसका है तो ले लो, और आप अपनी बात कर लो। जैन रमेश कौन है, हैंड दिया हुआ? हाँ, एक क्वेश्चन रमेश जैन, अगर आप पूछना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अनम्यूट करेंगे राजेश जी आप? जब तक अनम्यूट करते हैं तब तक मैं आप एक बात और आगे अनम्यूट हो गए? नहीं, आप बोलिए अंकल। हाँ, तब तक मैं बात एक और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इनके परिवार में, छाजेड़ परिवार में, ललित जी का लड़का है नुकुल, वो भी बहुत बहुत ब्रिलियंट लड़का है। अभी अमेज़न जो अपनी ऑनलाइन की माल बेचने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उस पर हायर पोस्ट है। इतनी यंग एज में उसने जॉब हंट करके एक बुक्स लिखी है, और उस बुक्स की बहुत डिमांड भी है वर्ल्ड वाइड में। और पता है, इतना यंग लड़का जो काम कर रहा है, वो वास्तव में वो भी एक आने वाला आगे का बहुत बड़ा फ्यूचर है। साथ साथ में नवीन में एक बात और शेयर करना चाहूंगा। हम नवीन को देख रहे हैं, राहुल को देख रहे हैं, चिन्मय को देख रहे हैं, नकुल को देख रहे हैं। इसके अलावा आमेट में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, अनगिनत। उनको जब अगर आप लोग ऐसे लोग मिलके इसके बारे में, आमेट की ग्रोथ के बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में अगर मिलके कुछ करो, तो शायद मैं लगता हूँ ऐसी मीटिंगों का कुछ आयोजन का और अच्छा लगेगा। और जो बच्चे
कुछ नहीं कर पा रहे, उनको आप इंस्पायर करके उनको भी मुख्य धारा में लाएंगे मेन स्ट्रीम में, तो आगे बढ़ पाएंगे और वो हमारा फ्यूचर बनेंगे। धन्यवाद। हाँ सलील, इसके साथ सलील, एक चीज और बात जोड़ दूं कि हाँ सलील, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही है। हेलो हाँ ये कौन है, रमेश है क्या? नहीं रमेश नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, रमेश कि आज हमारे बीच में राहुल और चिन्मय और नवीन ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, युवा। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि राहुल, तुमने चिन्मय का नाम बताया, वैसे अभी 2-3 चिन्मय को तुमको ढूंढना है। ऐसे और अपने आमेट के हीरे हैं, उनको निकाल कर समाज के सामने लाना है, ये तुमको पता है। और तुम ज्यादातर जो युवा है, यंग है, लेस देन 35 इयर्स ओल्ड है, उनको समाज के सामने लाने का प्रयास तुम तीनों को करना है। ये तुम्हारा निवेदन भी है या आदेश मानो, जो भी है वो आप लोगों के लिए है। हाँ थैंक यू। यस अंकल जी, बिल्कुल 100%। अंकल जी आपका आशीर्वाद। और रमेश सही है ऑनलाइन। हाँ रमेश को पूछ लो, रमेश प्लीज। रमेश जी लास्ट क्वेश्चन। हाँ हेलो रमेश, हाँ बोल, आवाज आ रही? आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ हाँ अच्छा, पहले तो मैं चिन्मय जी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता रखी है। और चिन्मय जी, जो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं और बहुत आगे ले जा रहे हैं, हम आमेट वासी चाहते हैं कि आप और बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए। मेरा प्रश्न है चिन्मय जी कि आमेट में आप जैसे गए हैं, वहां पर आमेट में आपको एक मारवाड़ी जैसे प्रश्न है, जैसे मैं अभी आओ आमेट को जाने प्रतियोगिता चला रहा हूँ, उसमें सभी आमेट वासियों को बहुत जानकारी का हो रहा है और यादें भी आ रही है, पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको आमेट में ऐसी कौन सी जगह अच्छी लगती है? जैसे आमेट में बहुत सी रमणीक जगह है, शिवनाल है, वेवर महादेव है, डेलाना है, बहुत सी जगह अच्छी है तो आपको उसमें कौन सी अच्छी लगती है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि आप अपने बिजनेस के साथ में आमेट और समाज के प्रति आप क्या दायित्व रखते हैं? चिन्मय जी। हाँ जी, जगह तो जो मुझे पसंद है वो तो मैंने बता दी सलील अंकल जी को और बाबू अंकल जी को कि वो सत्तू की कचौरियां, वो मोटिवेशन। पर डेफिनेटली एक चीज होता था कि दादाजी हमेशा हमको एक ही चीज बोलते थे कि गांव से कभी भी बाहर जाओ, आमेट से बाहर जाओ तो एक बार राडा जी बाबू जी को धोख लग के जाना। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज मेरे साथ में रह गई है। वो मुझे उन्होंने एक बार 2 बार उसको सिखाया, तो वो मेरे कहीं पर अंदर वो रह गई कि गांव से पैर बाहर रखो तो राडा जी बाबू जी को एक बार जरूर धोख लगना, और आओ तो सबसे पहले वहां धोख लगना, और अगर भवन में साधु संत है तो दर्शन करना। तो दोनों बाजू बाजू में है, तो वो चीज मुझे हमेशा लगती है कि जैसे ही घर का दरवाजा नहीं खुलता है, मगर सबसे पहले गाड़ी राडा जी बाबू जी के मंदिर के बाहर जाके रुकती है। और अगर भवन में साधु साथ भी है तो उनका मंगल पाठ का भी हमको अवसर मिलता है। तो शुरू में दादाजी जिद करके लेके जाते थे, बाद में वो अभी आदत बन गई, तो अभी हमको महसूस नहीं होता है कि वो जरूरी है कि नहीं, वो जरूरी है, वो एक क्रम बन चुका है हमारा। बात रही सामाजिक लेवल पे, तो ऑलरेडी आई थिंक हमने बात उसके बारे में कर चुके हैं रमेश अंकल जी की हम पूरा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक हमने उसको इग्नोर किया है तो अभी उसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि अभी तो आज दोनों अंकल जी ने पब्लिक फोरम में हमको इंट्रोड्यूस किया, तो अभी यहाँ से हम बात आगे नहीं लेके जाएंगे तो शायद सलील अंकल जी को और बाकी जितने भी आमेट के लोग जुड़े हुए देना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे सब लोग जोड़ पाए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अंकल जी, आपको पुश भी देना बहुत जरूरी है। कभी ना कभी हम लोग बहुत फास्ट भागते हैं बिजनेस को लेके या दूसरी चीजों को लेके, कहीं ना कहीं आप हमेशा हमको पुश करते रहो, कहीं ना कहीं हम उसको पिंच करते रहो, तो हमको याद रहेगा कि सलील अंकल ने, बाबू अंकल ने ये बात हमको बोली थी और हमको उसको ध्यान में रखना है। और जरूर लोग कुछ ना कुछ मतलब कोशिश करेंगे जुड़ने का। मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा। आज सुरेश जी भाई साहब का जन्म दिवस है। मैं आमेट मित्र मंडल और पूरे आमेट परिवार की ओर से उनको जन्म दिवस की बधाई देता हूं। और शायद भाई साहब को भी अनम्यूट कर दीजिए, 1 मिनट के लिए बोल लेंगे। अनम्यूट करें। सुरेश जी भाई साहब, शायद आपको आपके जन्म दिवस पर इससे बड़ा तोहफा मित्र मंडल है कि आपका सुपर आज आमेट वालों को बिजनेस से गुर सिखा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे परिवार की ओर से, आमेट परिवार की ओर से, आमेट मित्र मंडल की ओर से, अध्यक्ष और मंत्री और पूर्व अध्यक्ष की परंपरा में आप भी रहे, सबकी ओर से आपको मैं जन्मदिवस की बधाई देता हूं। और आप इसी तरह हमारे को ऐसे हीरो को देते रहें और बढ़ाते रहें सबको। आपकी हो तो रखें। सुरेश जी बहुत बहुत बधाई भाई साहब। अनम्यूट हुआ है क्या? हाँ हो गया, आवाज आ रही है। हाँ,
सबको जय जिनेंद्र, सलील जी भाई साहब, बाबूलाल जी बापना। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बाबूलाल जी, सलील जी ने चिन्मय को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और उसने अपने विचार रखे। अब अभी तक तो काफी लोग उसको, जो ऊपर के लेवल के जो लोग हैं, बाबूलाल जी और जो नेताजी जितने हो, तो सब चिन्मय को जानते ही है, मगर जो नहीं जानते थे वो भी आज उसको जान गए। उसके अंदर टैलेंट है, बोलने की कला है, जो उसने उसके दादाजी से सीखी है। शायद मैं तो माइक पे बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा कभी बोला नहीं, मगर आप उसका जितना भी उपयोग ले सकते हैं, किधर स्पीच देना है, बच्चों को कहीं मतलब गाइडेंस देना है, तो उसमें वो टैलेंट है कि वो उसको आगे लेके जा सकता है। और बड़े बड़े कस्टमर जो मतलब 2000 करोड़ 5000 करोड़ के कस्टमर होते हैं, उनके सामने भी वो सीना तान के बात करता है। तो कहने का मतलब उसमें उसका जिगर खुल चुका है, तो आप उसका उपयोग लीजिए। सूरज जी, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को सीसी में उतारने का और ऊपर धक्का लगाने की नहीं, अपन बिजनेस प्लेटफॉर्म की जब बात करते हैं, तो जो यंग जनरेशन है उसमें वो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना। सही। वो बच्चे अभी बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तो देखिए क्या बोला कि सब आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता, चिन्मय बोल सकते हैं, दूसरे 4 लोग नहीं बोल सकते। तो एक इस तरह से कोई, जैसे अभी आज कोई दूसरा बच्चा आएगा 2 दिन बाद आपके प्रोग्राम में, तो उसका सुनेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बात करने। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने 10 लोगों को कांटेक्ट किया था जिनका टर्नओवर 500 करोड़ का है। तो अरे हम क्या बोलेंगे, मैंने रखी है, बोलने की भी कला होती है और सब हीरो को लेके आएंगे। लेकिन एक बात है, जो चिन्मय का जो श्रेय है मेरे को वो सब दीजिए, चिन्मय का श्रेय है बाबूलाल जी। और आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया, उसके राहुल का वजह से उसने रिकमेंड किया, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रोग्राम राहुल का और नवीन का है, आप उन दोनों को आप धन्यवाद दें। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, हम तो पर्दे के पीछे हैं दोनों जन। नहीं अच्छा, अरे आपने उस दिन उसको जीतों से जोड़ा, मैं खड़ा था सामने, आप तुरंत चेक लेके गए, बिजनेस लेके आए। कहने का मतलब ये है। अच्छा सलील, अभी एक प्रदीप छाजेर का कोई क्वेश्चन रिटर्न में आ रहा है, वो भी अपन ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो और आने वाले समय में मैं जो अभी हमारे ऑडियंस जो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले समय में सलील भाई और कई प्रतिभाओं को ये मंच देंगे। और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप जब भी कोई ऐसी हम शख्सियत के बारे में साक्षात्कार के लिए भेजें, आप हमारे से अवश्य जुड़िए। आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई बातें मिलेगी और हमको प्राउड फील होगा। तो ये सलील भाई की जो सोच है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर राजेश जी से हमको थैंक्स भी करना है, और तब तक अगर कोई प्रदीप छाजेर का क्वेश्चन है नवीन तो आप देख लो, नहीं तो फिर राजेश जी को और सलील जी को माइंड। हाँ, आई थिंक प्रदीप छाजेर जी का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, और मे बी नॉट सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, मे बी लिटिल डिफिकल्ट। The question is this: how do you trust everybody in the business? Is it the trust you must depend upon, or there's some other strategies you follow? So the question is simple: how do you trust everybody in the business? I think वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट तो डेफिनेटली करना ही पड़ता है बिजनेस के अंदर, बिना ट्रस्ट के तो आप आई थिंक आपका ग्रोथ ऑब्सोलेट हो जाएगा। मगर अगेन आप कैसे उस चीज को आंकलन करते हैं, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो बंदे के साथ कैसी है, इंडिविजुअल के साथ कैसी है, उस बेसिस पे। मगर यस, मैंने लास्ट जो सेशन सुना था उसमें कमलेश भैया ने बहुत अच्छा से समझाया था। कमलेश भैया ने ये बोला कि बिजनेस इमोशन से नहीं चलता है, बिजनेस पैशन से, जील से और रेजिलियंस से चलता है। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई, और मैं जो भी चीजें, जब भी मैं किन लोगों से बात करता हूँ, जहां से भी मुझे कोई चीज एक्वायर होती है, तो बिजनेस को हमको इमोशन से नहीं करना है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज बिजनेस के लिए सही है, तो तभी अपने को रिलेशन साइड में रखना और बिजनेस के बारे में सोचना है। मगर यस, इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं और आपको पता है कि ये बंदा आपके बिजनेस के लिए सही है, तो आई थिंक ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। बिना ट्रस्ट के वो दोनों अलग अलग पहिए हैं, तो दोनों साथ में चलने चाहिए। यस, आई एग्री चिन्मय। नवीन राहुल, तुम्हारा क्वेश्चन का तो अब मैं आभार के लिए संजय दुगड़, आभार के लिए संजय दुगड़। कौन आभार के लिए? नवतन कौन? संजय दुगड़। संजय जी को अनम्यूट करें, उससे पहले संजय दुगड़। अरे राजेश को एक
बोलो ना राजेश चौधरी को 2 मिनट। संजय दुग्गड़। राजेश तो हमेशा सदाबहार है, बोलेगा वो, चिंता मत करिए, बहुत सारे प्रोग्राम वो भी इंटरव्यू लेगा। एक चीज बोलना चाहूंगा संजय जी के पहले। सबसे पहले तो सुरेश जी भाई साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद। और ये जो प्रोग्राम रहा है आमेट के सफलता के स्वर, उसके लिए मैं सबसे पहले सलील भाई साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी जो सोच थी कि हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दें और हम आमेट वासियों को बताएं कि हमारे आमेट में जो टैलेंट है, जो बिजनेसमैन, उनको आगे लेके आए। तो मैं सलील भाई साहब के लिए हेड्स ऑफ करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आमेट में दिया। और आज नवीन ने और राहुल ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग की है, एंड आई अप्रिशिएट। और चिन्मय के एक बार मुझे आईआईटी में, आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिम, नो डाउट। मुझे काफी इम्प्रेस था मैं उससे, उसकी काम करने के तरीके से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कि आगे, जैसे कि सलील भाई साहब ने कहा कि नवीन को, राहुल को और चिन्मय को आगे ये संभालना है, तो एक बात सभा जब प्रोग्राम चल रहा था तो नरेंद्र जी साहब ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की जगह पे आत्मनिर्भर अपना समाज, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए मैं नवीन से, राहुल से और चिन्मय से जरूर कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर आमेट समाज, तो आपस में ही क्यों ना हम अपने बिजनेस को ज्यादा डेवलप कर सके। तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, यू आर मच मोर एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस पे भी काम करें। ओम हरम। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब जो बिजनेस की बातें हैं उसके साथ में हम कुछ ऐसी प्रतिभा को भी लाएंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यूज हैं वो भी हम जानेंगे। तो अगले टाइम शायद वो प्रतिभा आपके सामने आएगी। और हमारे बीच में सनील, हमको डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, जिन्होंने बहुत ऊंचाई हासिल की, ऐसे लोगों को लाने से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, आपने सही कहा सलील जी। अगला वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद मेरी डॉक्टर अभय लोढ़ा से, जो कनाडा में रिसर्च का काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोग जानते हैं उसके भी 5 जुलाई को उसको लेके आएंगे। और अलग अलग प्रतिभाएं आएगी इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आपके ध्यान में अगर कोई प्रतिभा हो तो आप जरूर मुझे नंबर दें, मैं उनसे बात करूंगा और हम मोटिवेट करेंगे कि वो हम हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आमेट के बच्चों को सिखाएं, आमेट के बड़ों को सिखाएं। आज 2 चीजें हुई, बातों ही बातों में चिन्मय ने सुरेश जी भाई साहब और दादाजी का नाम लेके उनसे सब कुछ खुलवा लिया कि अब मेरे को भी आजादी मिलनी चाहिए, और मिल रही है। तो यानी एक लेसन है सबके लिए। तो ऐसी बातें, बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी बातें आएगी आने वाले समय में। तो अब मैं संजय दुग्गड़ से कहूंगा कि वो धन्यवाद का प्रस्ताव ज्ञापित करें। पुनः सबसे कि अपना टेलीग्राम ग्रुप आमेट परिवार में जरूर जुड़ें, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात, सबको समाज, उसमें 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी करीब 800 लोग जुड़ गए हैं। कोई भी पंथ, संप्रदाय, कास्ट, कोई बैरियर नहीं रखा है, क्योंकि एडमिन पोस्ट है, आपको अनवांटेड पोस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन आमेट को जाने की प्रतियोगिता जरूर मिलेगी। हमारे बीच में अभी जाते जाते भाई कमलेश चौधरी आए हैं। कमलेश अभी ज्वाइन हुए हैं, वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे कमलेश। और कमलेश का वीडियो के बारे में बात कहूँ, उसमें काफी आवाज का डिस्ट्रक्शन हो गया था। हम बहुत जल्दी वो आवाज को सही कर पुनः यूट्यूब पे और फेसबुक पे कमलेश का नया वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आप पूरी अच्छी तरह वापस सुन सकते हैं। और जिन लोगों का प्रश्न उत्तर रह गए हैं, तो मैंने कमलेश से निवेदन किया था एक दिन आधे घंटे का प्रोग्राम, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जिनके प्रश्न बाकी हैं उनका जवाब तुमको लाइव देना है। समय होगा तब वापस कमलेश को भी बुलाएंगे, पुनः भाई संजय दुग्गड़। और सबसे मैं खमत कामना भी कहूंगा, काफी लोग। अरे सलील जी, हाँ, राजेश जी को दे दो आभार के लिए, उसका मोबाइल बंद हो गया। अच्छा ठीक है, तो राजेश, सदाबहार राजेश, फिल इन द गैप। सदाबहार राजेश बात करेगा, वो तो हमेशा ही जहाँ जरूरत होती आ जाता है। एटीएम वैसे आभार के लिए भरत लोढ़ा का नाम लिखा था, लेकिन भरत को कहीं और मीटिंग में जाना था। भरत भी आगे बढ़े। भरत भी काफी युवा है, काफी प्रतिभाशाली है, और अभी तो बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता है। सबसे बड़ा विसर्जन आमेट में अभी तक बॉम्बे से सबसे बड़ा विसर्जन भरत ने किया है। तो उसको भी आगे लाना है, और अब धीरे धीरे नए बच्चे आगे आ रहे हैं। बाबू भाई साहब ध्यान रखें, अब इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है। हम अब बिल्कुल राजेश
पधारे हुए सभी महानुभावों को जय जिनेंद्र। सबसे पहले आभार पहले भी कह चुका हूँ कि सलील भाई साहब का सबसे बड़ा आभार है, और जितने भी पूर्वाध्यक्ष हैं हमारे बाबू भाई साहब हैं, जितने भी पूर्वाध्यक्ष है सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये समय निकाला और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम का उत्साह बढ़ाया हमारा। और नवीन का और राहुल का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज अच्छी होस्टिंग की, और आगे भी इसी तरह से होस्टिंग करते रहे और हमें अच्छे मोटिवेशनल स्पीचेस भी मिलते रहे, और जो भी वक्ता है या जो भी आएंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर तो उनकी तरफ से हमें सुनने को मिलेगा। और चिन्मय का भी बहुत बहुत आभार कि आपने आज हमें जितना अच्छा समझने को मिला कि आज बिजनेस कैसे करना है, नए प्रतिभाओं को या नए बिजनेसमैन जो नए यंगस्टर्स बिजनेस में जुड़ेंगे तो उनको भी एक सीखने को मिला आपके थ्रू। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे सुरेश जी भाई साहब ने कहा कि चिन्मय का आप जिस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे स्पीकिंग स्किल जो चिन्मय की है तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रख सकते हैं हमारे यंगस्टर्स, आमेट के यंगस्टर्स के लिए, कि वो स्पीकिंग चिन्मय से सीख सके। आप सभी का आभार। और राजेश, हमारे बीच में एक चीज और है, राहुल के बारे में तो बाबू भाई साहब को प्राउड होगा और चिन्मय के बारे में सुरेश जी को होगा, लेकिन जीवन जी सांखला हमारे जमाई साहब भी हैं और वो आज नवीन की बातें सुनकर शायद बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। वो भी जूम में ऑनलाइन है, वो जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि भाई आज जीवन जी भाई साहब भी अपने पुत्र के इस कला से वाकिफ शायद कम होंगे, लेकिन आज उसने बता दिया नवीन ने भी कि वो भी आने वाला उभरता हुआ सितारा है। और हमारे बीच में कमलेश है, कॉन्क्लूडिंग रिमार्क कमलेश, अगर कुछ बोलना चाहो तो आपको अनम्यूट किया है कमलेश। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग। एंड सलील जी भाई साहब, बाबू भाई साहब एंड द यंग टीम, चिन्मय यू रियली, आपका सेशन बहुत अच्छा था, यू रियली रॉक। आज का सेशन से बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत प्रेरणा मिलेगी एंड वो खुद भी आगे आने के लिए वो काफी कुछ अच्छा उनको प्रोत्साहन मिलेगा। दो बातें आज के सेशन से अगर मैं उठाऊं तो ये था कि एक यंग जनरेशन के लिए कुछ अगर कर सके आमेट के प्लेटफॉर्म पे कुछ, एक चिन्मय ने भी सजेशन दिया था कुछ एग्जीबिशन या कुछ ऐसा ग्राउंड जिससे आमेट का व्यवसाय आमेट में, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड सजेशन। एंड तो ये एंड सेकेंड है कि कुछ ना कुछ हम अपनी कर्म भूमि के लिए फिर से करें। हम अगर इस प्लेटफॉर्म को अगर लेके जाना चाहते हैं तो लेट अस लुक एट कि हम आमेट को क्या दे और आमेट को कैसे वापस हम अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ ना कुछ करें। इसी के साथ में अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा के यहीं पे थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर, और ये चलता रहे क्रम, ये चलेगा हमेशा। लास्ट संडे को हमने इसलिए किया था कि कुछ काफी वेबिनार्स थे स्मृति ईरानी वगैरह के और काफी प्रोग्राम्स थे, बाबू भाई साहब बिजी थे, तो बाबू भाई साहब के बिगर में कोई प्रोग्राम करता नहीं है। अरे सलील भाई बस यार इसलिए वो करना पड़ा। और एक चीज और है कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। कमलेश, तुमको थोड़ा टाइम निकालना है, तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी वॉइस के लिए, हमको वापस वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो थोड़ा समय हमारे निकालो। जो आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, हम चाहते हैं कि तुम्हारी वो आवाज वापस पहुंचे। और एक तुम्हारा आधे घंटे का सेशन भी और लेंगे। काफी क्वेश्चन मेरे पास मेरे खुद के रह गए थे और काफी लोगों के पूछने बाकी थे, तो वो चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें तुमसे निकलवानी है, तो वो समय होगा तो वापस करेंगे। हाँ भाई साहब लास्ट में, और सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ओके साहब, धन्यवाद धन्यवाद सर, आप कुछ बोल सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। मैं नवरत्न जी से ये कह रहा था, नवरत्न जी आप जैसे सलील जी ने बताया, हमारे कुछ प्रतिभाएं यहाँ आमेट से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपना काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भाई सलील भी एक है। तो आप शायद मेरे मन में अभी एक ख्याल आया, तो हम एक दिन इनका भी वेबिनार रख सकते हैं। भाई सलील जी ने जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की, है ना। अगला वेबिनार सलील जी भाई साहब पे प्रपोज करूंगा मैं तो। देखते हैं, समय आएगा तब बात करेंगे, अभी तो बहुत सारी प्रतिभाएं और बाकी है। धन्यवाद सबको, सादर जय जिनेंद्र। बिजनेस वाले के साथ में हम कुछ सोशली लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले रविवार, समय और टाइम की सूचना दे दी जाएगी।
धन्यवाद, नमस्कार, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू जय जिनेंद्र साहब, सबको धन्यवाद। बाबू भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू अंकल जी। प्रवर्तन, तुमको पता नहीं, तुम्हारा बेटा भी देख रहा है।